हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए सोशल साइंस हम कर रहे थे। तो इसमें हमारी चल रही हैं रिवीजन क्लासेस। तो रिवीजन में पॉलिटी का कंप्लीट रिवीजन हम कर चुके हैं, 3 पार्ट्स में मैंने करा दिया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का रिवीजन। ज्योग्राफी भी हम 3 पार्ट्स में करेंगे। 6, 7, 8 तीनों क्लासेस के लिए अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो ये कंप्लीट पैकेज है, बाकी एग्ज़ाम्स में भी ये यूज़फुल रहेगा, जिसमें भी 6 to 8 सोशल साइंस पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे शुरुआत ज्योग्राफी की, और ज्योग्राफी का इसमें हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट आएगा और फिर थर्ड पार्ट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चैप्टर 1 है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, तो एक तरह से रिवीजन के तौर पर हम इसे करेंगे। तो क्या आपने कभी सूर्यास्त के बाद का आकाश नोटिस किया है? तो आपने देखा हो कुछ इस तरह का आपको आसमान दिखता है, आपको अनगिनत तारे आसमान में दिखाई पड़ते हैं। तो पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड जो है हमारा आश्चर्य से भरा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी आसमान में। कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और कुछ हमें इस तरह से दिखाई नहीं देती, क्योंकि काफ़ी दूर हैं वो। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और कई सारी चीज़ें आपको आसमान में मिलती हैं। तो रात के आकाश में आपको चमकीले तारे और चांद दिखाई देते हैं। हालांकि चंद्रमा का जो आकार है वो बदलता रहता है, लेकिन हमें ये सब दिन के समय नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि तेज़ धूप होती है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके रोशनी में इनकी प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि कम रोशनी इनकी होती है। सूर्य, चंद्रमा, रात्रि के आकाश में चमकने वाले वे सभी पिंड आकाशीय पिंड कहलाते हैं। तो रात के टाइम पे आप जो भी देखते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, या फिर जो भी चीज़ें आप देख पाते हैं, वो सभी आपकी आकाशीय पिंड है या फिर खगोलीय पिंड है। तो देखो, जो चंद्रमा है आपका, वो कुछ इस तरह से उसका आकार बदलता है। एक दिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि चंद्रमा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, और एक दिन आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मतलब वो दिखता ही नहीं है। अगर आप ऐसे ही आंखों से देखोगे अपनी, तो वो दिखेगा ही नहीं, टेलीस्कोप से दिखेगा ये वाला सीन। तो ये जो आपका ये वाला जो होता है आपका चंद्रमा, ये आपका कहलाता है न्यू मून, और इससे चंद्रमा थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये आपका होता है अमावस्या के दिन। ये वाली कंडीशन जो है ये आपकी कहलाती है फुल मून, यानी पूर्णिमा। तो ये कंडीशन आपको मंथ में एक एक बार ही मिलेगी। अमावस्या भी एक बार ही आती है और पूर्णिमा भी एक बार ही आती है मंथ में। तो फेजेस आप देख सकते हैं मून के कुछ इस तरह के होते हैं। न्यू मून वाले दिन ऐसे ही कंडीशन आपको इसकी मिलेगी। फिर ये कुछ इस तरह से बढ़ता है, फिर ऐसा हो जाता है थर्ड क्वार्टर में, फिर ऐसा हो जाता है, फिर फुल मून, और फिर से ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आपको दिखाई देगा। तो कुछ खगोलीय पिंड जो हैं वो बहुत बड़े और गर्म होते हैं। उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है। उन्हें सितारों के रूप में जाना जाता है, जैसे कि सूर्य या फिर रवि। तो सूर्य एक तारा है और अन्य तारे सूर्य के समान चमकीले क्यों नहीं हैं? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बाकी क्यों इसके जितने चमकीले नहीं हैं, वे इतने छोटे क्यों हैं, और हम उनकी गर्मी को महसूस क्यों नहीं कर पाते? तो इसका कारण है दूरी। बाकी जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूरी पर हैं, जिसके कारण कि उसका ना तो प्रकाश मिल पाता हमें और ना ही उसकी गर्मी मिल पाती है। आप खुद भी देखें, अगर आप आग जला देंगे कहीं पर, तो उसकी जो गर्मी है, आप अगर उसके पास जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, लेकिन अगर आप दूर जाएंगे तो उसकी गर्मी महसूस नहीं होगी। ऐसे ही आकार की बात है, जैसे कि हवाई जहाज जो है, जब छोटा दिखता है आपको तो वो दूर होता है, काफ़ी ऊंचाई पर होता है, इसलिए आपको छोटा दिखता है। पास आ जाता है तो कितना बड़ा दिखता है। अब बात करेंगे कॉन्स्टिलेशंस की, यानी नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र क्या है? द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स वेरियस पैटर्न्स। तारों का एक ऐसा समूह जो कि विभिन्न पैटर्न बनाता है, तो वो नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखो, मान लो 7 तारों ने ये मिलकर के एक आकृति बना दी, और फिर उसके आसपास जो तारे हैं, हम उससे क्या ये इमेजिन कर लेते हैं, कुछ इस तरह की इसकी आकृति। तो कुछ इस तरह की ये आकृति हम इमेजिन कर लेते हैं, तो ये कहलाता है हमारा उर्सा मेजर। तो ये बनता है हमारा सप्तऋषि मंडल से,
और एक है ओरियन दी हंटर। तो इस तरह से क्या है कि हम विभिन्न पैटर्न जो है इसमें देखते हैं तारों के समूह में। तो सबसे आसानी से पहचाने जाने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो है सप्तऋषि, जो कि हमने भी पीछे देखा था। और प्राचीन काल में लोग रात में तारों की सहायता ही से ही दिशा निर्धारित करते थे, क्योंकि पहले न तो कंपास था और ना ही घड़ियाँ होती थी, तो दिशा भी और वक्त भी उससे ही पता चलता था। तो तारों के थ्रू ही पहले हम पता लगाते थे ये सब चीज़ें। तो सप्तऋषि में उत्तर सितारा जो है उत्तरी ध्रुव को इंगित करता है और इसे ध्रुव तारा के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसे आप देख सकते हैं, ये जो तारे होते हैं हमारे सप्तऋषि के ये जो दो तारे हैं, इसकी सीध में आप देखो एक तारा यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इससे ही हम अंदाज़ा लगाते हैं ये ध्रुव तारा है। और ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में रहता है और इसी दिशा की वजह से हम बाकी दिशाओं का भी पता लगा पाते हैं। तो इस तरह से दिशाओं का हमें पता चलता है। कुछ खगोलीय पिंडों की अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता और वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं, उन्हें ग्रह के रूप में जाना जाता है, जैसे कि हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी के पास खुद की ना तो ऊष्मा है और ना ही प्रकाश है। और ग्रह शब्द जो है ग्रीक यानी प्लेनेटाई से आया है। प्लेनेटाई का मतलब होता है भटकना। तो आपने देखा ही होगा जो ग्रह होते हैं तो घूमते रहते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम जो है ये आया हुआ है प्लेनेटाई से, क्योंकि ये भटकते रहते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। इसी तरह और भी कई ग्रह हैं जो मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य और उसके परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। वही सारे ग्रह वगैरह देखो, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य जो खगोल पिंड हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह या फिर उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है, तो ये सभी मिलकर के बनाते हैं सौरमंडल। यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं सौरमंडल की। तो सूर्य जो है केंद्र में है, बिल्कुल बीच में है, और बाकी इसके आसपास जो है परिक्रमा कर रहे हैं ग्रह या फिर उपग्रह या फिर हम कहें उल्का पिंड। तो ये सूर्य का जो चुंबकीय बल है वो इनको बांधे रखता है। तो देखो अगर बात करें प्लैनेट्स की, प्लैनेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। तो इनर तो हैं आपके वो प्लैनेट जो कि सूरज के बिल्कुल करीब हैं। ये आ गए आपके एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर वाले जो प्लैनेट हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, यानी इनर प्लैनेट्स। और एस्टेरॉयड बेल्ट से जो बाहर के ग्रह हैं ये बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो इनके नाम भी ध्यान रखेंगे, हिंदी में भी देख लीजिए। तो नाम अगर इनका आप क्रम से याद रखेंगे तो कई सारी चीज़ें, कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे इससे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, अभी बताया था, बिल्कुल बीचों बीच में है और ये विशाल है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ऊष्मा और प्रकाश का परम स्रोत है। ये खींचने वाला बल प्रदान करता है, वही चुंबकीय बल जो सौरमंडल को बांधे रखता है। हमारा सबसे नज़दीकी तारा होने के बावजूद ये पृथ्वी से करीब 15 किलोमीटर दूर है। देखो सबसे नज़दीक है फिर भी कितने दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो सूर्य से दूरी के क्रम में इनको याद रखेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ट्रिक जो है बुक में भी दी हुई है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इंग्लिश की जो इनके इनिशियल्स हैं उनके आधार पर ये ट्रिक बनाई गई है। आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये सीक्वेंस से भी याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बाद में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 4-4 के जोड़े से आप, सॉरी जोड़ा नहीं, 4-4 से आप याद रख सकते हैं। ग्रह अपने निश्चित पथों में चलते हैं, उन्हें कक्षाओं के रूप में जाना जाता है। तो ग्रह का जो भी पाथ होगा, ये निश्चित पथ जो होगा उसको हम कहते हैं कक्षा, ग्रहों की कक्षाएं, ऑर्बिट्स। तो अलग अलग ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में अलग अलग समय लेते हैं। सबका परिक्रमण काल जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है सभी का परिक्रमण काल और सभी का एक दिन में जो अपने एक्सिस पर घूमने में टाइम लेते हैं वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप चाहें तो इसे डिटेल में पढ़ लें। बाकी इसके अलावा चंद्रमाओं की संख्या है। बुध, शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास सबसे कम है, यानी एक चंद्रमा है। और सबसे ज़्यादा शनि के पास है 82, और 82 ये अपडेटेड हैं, 20 नए मिले थे। उसके बाद पहले बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा चंद्रमा हुआ करते थे 79, लेकिन जब से ये 20 नए मिले हैं तो शनि सबसे ज़्यादा चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें याद रखेंगे। तो यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है किन दो ग्रह के बीच है, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पड़ती है। एक बेल्ट यहाँ पर भी है, ऊपर बेल्ट,
कि कूपर बेल्ट है ये बाकी के सभी ग्रहों के बाद पड़ती है। तो ग्रहों के बारे में कुछ रोचक तथ्य देख लेते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, फिर भी ये सबसे गर्म नहीं है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है, क्योंकि ये आकार और कह सकते हैं हम शेप और साइज में जो है बिल्कुल पृथ्वी की जैसा ही है, इसलिए इसको जुड़वा कहा जाता है। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को बोना ग्रह घोषित कर दिया। पहले 9 प्लैनेट्स थे, अब 8 ही हैं। तो प्लूटो को इसलिए बोना ग्रह घोषित कर दिया क्योंकि ये बाकी ग्रहों की कक्षा काटता था। जैसे मान लो ऐसे अपने अपने पाथ में ये ग्रह जो है कर रहे हैं परिक्रमा, तो ये किसी ग्रह की कक्षा ऐसे काट देता था। अब जैसे भी काटता था मतलब कि उसकी कक्षा में इसका रास्ता पड़ता था, तो इसीलिए इसको ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया। क्योंकि ग्रहों की जो एक क्वालिटी ये भी है कि वो अपने पाथ में चलते हैं, किसी के मतलब रास्ते में नहीं आते हैं, इसलिए इसको मतलब कह सकते हैं इसलिए भी इसको हटा दिया गया ग्रह की कैटेगरी से। तो कुछ अगर अब प्लैनेट्स देखें, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इनके चारों ओर आपको वलय मिलेंगे, यानी छल्ले जो हम कहते हैं ना, रिंग्स, वो मिलेंगे। तो पूछा जाता कभी कभी किसके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, तो ये रिंग्स कुछ और नहीं है, जो ये हमारे वो होते हैं ना क्षुद्र ग्रह, उनकी ही ये बेल्ट होती है। और इन्हें शक्तिशाली दूरबीन की मदद से ही देखा जा सकता है, वैसे आप नहीं देख सकते। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं। बाकी ग्रह तो देखो ऐसे मूवमेंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, मतलब क्लॉकवाइज इस तरह से। तो हमारे जो ग्रह हैं, हमारे ग्रह नहीं, सॉरी, हमारा ग्रह होना चाहिए था यहाँ पर। तो हमारा जो ग्रह है वो है पृथ्वी, और सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है ये, आकार में 5वां सबसे बड़ा है, और ध्रुव पर थोड़ा चपटा है, इसीलिए इसको भूभाग के रूप में वर्णित किया जाता है। पृथ्वी जीवन का समर्थन करती है क्योंकि यहाँ पर जीवन जीने के लिए परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडी है। ऑक्सीजन मतलब हवा है यहाँ पर, और ऑक्सीजन भी है हवा में ही, जो कि हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। पानी है, और पानी ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ज़मीन से ज़्यादा आपको पानी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि आसमान से अगर आप देखें तो नीली दिखाई देगी पानी के कारण, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की संरचना है पृथ्वी की। पूरा इस तरह का तो नहीं कह सकते हम, देखो ऊपर से चपटी है ये, हाँ, तो ये जो ऊपर से चपटी है इसी वजह से इसको जियोइड शेप कहा जाता है। और आप देख सकते हैं वैसे तो पृथ्वी गोल है, मतलब पूरी तरह गोल नहीं कह सकते, वैसे तो गोल है लगभग, तो लेकिन फिर भी हम इनको आकृतियों को जो है मैप पे उतार देते हैं थोड़ी सुविधा हो जाए। फिर से बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। एक खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे हम कहते हैं उपग्रह। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है। अगर 4 व्यास पृथ्वी का है तो इसका सिर्फ 1 है। तो यह हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है ये। और फिर भी दूरी इसकी अगर देखें तो 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन लगते हैं, और अपनी धुरी पर घूमने में भी उसको इतना ही टाइम लगता है, यानी 27 दिन। इसलिए हमें से हमेशा चांद का एक ही जो फेस है वो हम देख पाते हैं। इधर से ही आप देख पाएंगे इसको, जो आपको दिख रहा है ये चंद्रमा। तो कुछ इस तरह से मूवमेंट होती है चंद्रमा की। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। और जैसे जैसे चंद्रमा पृथ्वी की, देखो पृथ्वी तो मूवमेंट कर रही है, एक जगह तो रुकी नहीं रहेगी, तो ये भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा इस तरह से। तो ऐसे क्या हो रहा है, एक तो ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, दूसरा साथ ही साथ सूर्य की परिक्रमा भी कर रहा है। हम चांद पर क्यों नहीं रहते? चंद्रमा के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी पर है, तो वहाँ पर ना तो पानी है और ना ही हवा है। और चंद्रमा की सतह पर छाया भी दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़, मैदान और गड्ढे हैं, तो इसी वजह से हमें इसकी छाया दिखाई देती है, जिसे आप बोलते हैं दाग है चांद में। अब बात करेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट। अभी हमने बात करी थी नेचुरल सैटेलाइट्स की जो चंद्रमा है, और अभी हम बात करेंगे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स की जो कि मानव बनाता है। उपग्रह क्या है, देखो अभी हमने बात करी थी जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब उपग्रह वो एक या तो नेचुरल हो या फिर वो ह्यूमन मेड हो, वो उपग्रह ही कहलाएगा जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा। चंद्रमा तो हो गया नेचुरल उपग्रह।
और ये कुछ होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, पिंड हैं, वस्तुएं हैं, उपग्रह हैं जो कि प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है वो। तो मौसम की भविष्यवाणी जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए मनुष्य बाहरी अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को प्रक्षेपित करता है। तो कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं वो, ह्यूमन मेड कहलाते हैं। अंतरिक्ष और अन्य खगोलीय पिंडों आदि का अध्ययन इससे हम करते हैं। उपग्रह कैसे भेजा जाता है? तो देखो कुछ इस तरह से ये उपग्रह जो है स्थापित होता है कक्षा में, और देखो ऐसे ये मूवमेंट करता रहता है। आप हमने अभी क्या देखा था, नेचुरल जो होते हैं उपग्रह या फिर ग्रह, तो देखो कुछ इस तरह से चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ही ये सैटेलाइट भी चक्कर लगाते हैं, कुछ इस तरह की दिखती है ये। मानव निर्मित उपग्रह जो है ये एक आर्टिफिशियल बॉडी है, और इसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में संचार के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो देखो एक तो ब्रह्मांड के बारे में ये पता लगाता है, दूसरा संचार के लिए जो हमारी ये होती है ना कम्युनिकेशन जो होता है, ये इसी के थ्रू तो होता है। ये तरंगे वहाँ पर जाती हैं, उससे फिर पृथ्वी पर वापस आती हैं। तो इसे एक रॉकेट द्वारा ले जाया जाता है, पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में रखा जाता है। कुछ उपग्रहों की बात करें तो इनमें है इनसेट, IRS और एड्यूसेट। ये कुछ उपग्रह हैं जो कि मानव निर्मित हैं। एड्यूसेट से क्वेश्चन आ चुका है सीटेट में, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से रॉकेट का प्रक्षेपण करते हैं, और फिर देखो ये कुछ ऐसे जाता है, तो रॉकेट के थ्रू भेजा जाता है। देखो उपग्रह कक्षा में प्रवेश कर गया, और रॉकेट जो है वापस आ जाता है जो उसको लेकर गया था। फिर देखते हैं क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इनमें शामिल है हमारे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। चट्टान के बड़े कण सूर्य के चारों ओर टकराते हैं, चक्कर लगाते हैं, फिर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जो आपने देखी ना एस्टेरॉयड बेल्ट, मंगल और बृहस्पति के बीच में। तो ये हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के किसी ग्रह के ऐसे हिस्से हैं जो कई साल पहले फटे थे। तो कई साल पहले बहुत कोई ग्रह फट गए होंगे, तो उनके टुकड़े बन गए, तो ये हो गए फिर क्षुद्र ग्रह की कैटेगरी में। उल्का पिंड, चट्टानों के छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो देखो वो तो ग्रह के टुकड़े थे, तो इसलिए हम उन्हें कह देंगे क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह। और ये हो जाएंगे हमारे उल्का पिंड, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े। ये उल्का पिंड पृथ्वी के पास आकर उस पर गिरते हैं, और इस प्रक्रिया में अधिकांश समय हवा के साथ घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। तो ये मध्यमंडल में आकर जल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का सीन आप देख सकते हैं, ये होते हैं कुछ ऐसे। और देखो आपने ये सीन देखा होगा, टूटता हुआ तारा जिसे आप कहते हैं, तो वो यही होते हैं उल्का पिंड। व्हाट इज गैलेक्सी? तो आकाशगंगा जो है लाखों तारों और धूल और गैसों के बादलों का समूह है। वे विभिन्न खगोलीय पिंडों से मिलकर बने हैं। हमारा ग्रह जो है आकाशगंगा का एक हिस्सा है। तो आकाशगंगा जो है, इसकी कल्पना आकाश में तैरती प्रकाश की नदी के रूप में की जाती थी पहले। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। मतलब ऐसी बहुत सी मतलब आकाशगंगाएं हैं। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हम हैं यहाँ पर, हमसे मिलकर क्या है बनी है पृथ्वी, यानी कि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा है हम। और ऐसे ही जो ये पृथ्वी है ये सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल जो है हमारी आकाशगंगा का हिस्सा है, और आकाशगंगा जो है ये ब्रह्मांड का हिस्सा है। यानी कि जो भी ये चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये मिलेंगी। पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं, सौरमंडल जैसे और भी सौरमंडल हैं, और आकाशगंगाओं जैसी जो है और भी आकाशगंगाएं हैं। इनसे मिलकर के ये ब्रह्मांड बना है। तो काफ़ी विशाल रूप है ब्रह्मांड का। तो बहुत साल पहले देखो ये कुछ इस तरह से इसका विस्फोट हुआ था। ब्रह्मांड में जो जीव की उत्पत्ति हुई थी वो इस तरह से हुई थी। तो कुछ इस तरह से विस्फोट के बाद जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। जीव यहाँ पर उत्पन्न हुए थे लगभग 13.8 अरब वर्ष पश्चात विस्फोट के, ये देखने को मिला था। और आकाशगंगा कुछ इस तरह की दिखती है, और इसमें बहुत सारे आपको सौरमंडल देखने को मिल जाएंगे। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं। हम सभी अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों के बारे में जानकर खुश हो जाते हैं। और जो लोग आकाशीय पिंडों और उनकी गति का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं, जो इनका अध्ययन करते हैं। आर्यभट्ट जो हैं प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो इन्होंने बताया था पृथ्वी जो है मूवमेंट करती है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है।
फिर भी इस गति से भी, मतलब आप कह सकते हैं इतनी तेज़ रफ्तार से गति करता है, फिर भी सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है। तो ये हैं आर्यभट्ट। और देख लेते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारतीय कौन है जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा? तो ये हैं राकेश शर्मा, ये हैं इधर। क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सौरमंडल में जैसे जैसे दूर सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है, इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ जाएगी। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होंगे, जो पास होगा उसे कम टाइम लगेगा चक्कर लगाने में, और जो दूर होगा उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही इसमें पूछा गया है। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है, स्टेटमेंट दी हुई है। और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही दिन में वह अपने अक्ष पर भी चक्कर पूरा करता है। तो दोनों जो है स्टेटमेंट सही हैं और व्याख्या भी इसकी सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्यूसेट से क्या अभिप्राय है? अभी देखा था हमने, एक मानव निर्मित उपग्रह है ये। निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में सबसे कम समय लेता है? तो वही है जो सबसे निकट होगा सूर्य के, यह है बुध। सॉरी, ये सूर्य के चारों ओर नहीं पूछा है, ये अपने अक्ष पर पूछा है, और मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं सूर्य के समझ रही थी। तो ये अपने अक्ष पर पूछा है। तो अपने अक्ष पर कौन टाइम कम लेता है? बृहस्पति। तो टाइम भी दिया हुआ है 9 घंटे और 56 मिनट इसको टाइम लगता है। और ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शनि, बृहस्पति और यूरेनस। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है इसलिए। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर जो चैप्टर से पूछे गए थे, ऐसे ही बाकी के भी करेंगे। चैप्टर 2 देख लेते हैं, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखो ये अगर आपको अच्छे से समझनी है, कंसेप्ट समझना है, तो आप मेरी डिटेल वीडियो देखें, क्योंकि इसमें अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन सी है, ऐसे ही जनरली बता देती हूँ। जो इस तरह की आपकी रेखाएं होती हैं हॉरिजॉन्टल, तो इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। जो ये लंबी होती हैं लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जो वर्टिकल लाइंस आपकी होती हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है अक्ष पर इस तरह से झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और अगर हम बात करें लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखाओं की, तो अक्षांश रेखाओं में हम देखते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और अगर बात करें हम लॉन्गिट्यूड लाइंस की, यानी कि वो जो हमने अभी लाइन देखी थी ना, इस तरह से होती है वर्टिकल, इसमें हमारे होते हैं ईस्ट और वेस्ट। अभी आगे समझेंगे और चीज़ें। और बाकी इसमें जो मुख्य रेखा होती है वो होती है यहाँ पर इक्वेटर, जो पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से काटती है। इक्वेटर, जीरो रेखा, भूमध्य रेखा, कई नाम है इसके। और ये जो हैं हमारे पोल्स कहलाते हैं, जो कि हमारे ये ऊपर और नीचे वाला जो भाग है पृथ्वी का, ऊपरी छोर और नीचे वाला छोर, ये हमारे पोल्स कहलाते हैं। और डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। पृथ्वी की धुरी के मध्य से कल्पना की गई रेखा क्या है? तो ये एक तरह से एक्सिस के बारे में दिया हुआ है, कुछ मिसिंग है यहाँ पे शायद। तो वही जो मैंने अभी पीछे बताया था, ये इस एक्सिस की बात हो रही है। ये यहाँ से दिख रही है ना आपको, ये तो पृथ्वी के बीच से खींची हुई रेखा है ये। और ये जो रेखा है ये काल्पनिक है, कोई ऐसी रेखा रियल में नहीं बनी हुई पृथ्वी पर, ये काल्पनिक है। और ग्लोब पर 2 बिंदु जिसके माध्यम से सुई गुजरती है, 2 ध्रुव हैं। अब जैसे पृथ्वी ऐसे गुजरती है ना, तो ये हमारे क्या है, ध्रुव कहलाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी दक्षिणी। अक्ष और ध्रुव काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ऐसा कोई कुछ है नहीं रियल में, ये हमारी सिर्फ काल्पनिक है। हमें सिर्फ मेजरमेंट के लिए, सुविधा के लिए अपनी ये मान लिए हैं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से गति करती है। इसी प्रकार ग्लोब पर चलने वाली एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो इसे 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा, जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो ये बिल्कुल इस तरह से गुजरती है बीच से। ऊपर वाला जो भाग होता है ये आपका कहलाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में है तो उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो भाग है दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध मतलब कहा जाता है।
महत्व क्या है इसका? भूमध्य रेखा से ध्रुव तक के सभी समानांतर व्रत अक्षांशों के समानांतर कहलाते हैं। यहाँ से जो भी व्रत होंगे ध्रुव तक के, एक्चुअली ये लाइनें नहीं होती, व्रत होते हैं। जैसे मान लो आप गेंद पर पूरी चारों तरफ लाइन खींच दोगे तो क्या बनेगा? गोला बनेगा ना। तो इस तरह से ही ये व्रत होते हैं, अक्षांश व्रत बोलते हैं इन्हें। तो इसमें यही बोला गया है समानांतर रहते हैं ये, मतलब इनकी जो दूरी है, मान लो एक लाइन यहाँ पर है, एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है, इनके जो बीच की दूरी होगी वो बिल्कुल समान रहेगी। इनके बीच की दूरी बिल्कुल समान है, इसलिए इनको समानांतर कहा गया है। समान अंतर रहता है इनके बीच में। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है, ये 0 डिग्री होती है यहाँ पर। भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। देखो यहाँ से अगर हम बीच पॉइंट से देखें भूमध्य रेखा से, और यहाँ का पॉइंट देखें ध्रुव की दूरी, इसको बोला गया है, देखो यहाँ से हम देखेंगे नीचे बेस से इसके ऑर्बिटर प्लेन से और यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी? 1/4 दूरी हो जाएगी ना, ये चौथाई भाग हो जाएगा ना। तो इसी की बात की गई है, ये चौथाई होता है। तो ये एक वृत्त का 1/4 है। भूमध्य रेखा ध्रुव के बीच की दूरी 90 डिग्री है, और ये देखो एंगल जो बनाती है यही, ये बनाते हैं 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्लियर आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल लाइन जो हैं ये देशांतर रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, और डिग्री भी यहाँ पर दी हुई हैं। देखो यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होते हैं और फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक ये जाते हैं। 90 डिग्री होता है पोल पे, यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा पोल पे, डिग्री वाइज आएंगे। और बस अंतर के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर एस लिख देते हैं यानी साउथ, यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्थ यानी नॉर्थ, एन लिख देते हैं यानी नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं। ऐसे सभी समानांतर अक्षांशों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखो ये जो व्रत हमारे बनेंगे पृथ्वी पर, ये जो सारे व्रत बनेंगे ये अलग अलग इनके नाम हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये जो है अभी मैंने बताया था आपको, प्रत्येक अक्षांश के मान के बाद एन या फिर एस आता है, क्योंकि इधर वाले होंगे हमारे नॉर्थ यानी एन लिखेंगे, और इधर वाले के लिए लिखेंगे एस। तो जैसे आप देखो इन दोनों की लोकेशन जो है समान है बिल्कुल, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये दोनों 20 डिग्री पर ही हैं। अंतर के लिए हम क्या करेंगे, 20 डिग्री एन और 20 डिग्री साउथ लिखेंगे, जिससे कि हम इसे पहचान सकें। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं अक्षांश के समानांतरों का आकार घटता जाता है। देखो जैसे हम भूमध्य रेखा पे आप देखेंगे व्रत जो है चौड़ा बनेगा। आप गेंद को भी इमेजिन कर सकते हैं, देखो यहाँ पर तो व्रत चौड़ा बनेगा यानी सर्कल जो बनेगा चौड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर लास्ट में बिंदु हो जाएगा, बिल्कुल छोटा सर्कल बनेगा। तो यही बात हो रही है, यहाँ पर समानांतरों का आकार जो है घट जाएगा। देखो डिटेल में अगर समझना है तो मेरी डिटेल वीडियो भी है इसकी, ज्योग्राफी की, देख सकते हैं आप। तो फिर से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वही है जो हमने भी देखा था ना, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, और ये ब्राज़ील का एक जगह दिखाई हुई है। तो इनका वही है, अक्षांश और देशांतर जो है समान पर हैं ये, इसलिए इसमें अंतर दिखाने के लिए बताया गया है मैप पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स दिए हुए हैं, अक्षांश रेखाएं दी हुई हैं। तो इसमें अगर हम देखें, देखो सबसे बीच में विषुवत रेखा है, उसके बाद दूसरी रेखा आती है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में। फिर आती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ में है, तो एस लिख देते हैं हम। और फिर यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव व्रत आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है उत्तरी ध्रुव व्रत, और फिर यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर आ जाता है। तो ये मुख्य आपकी 4 समानांतर लाइनें हैं, जो कि मैंने आपको बता दी, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत। तो ये पूरा व्रत जो है आपका, देखो व्रत जो है पूरा, ये वाला पूरा व्रत आपका, ये वाला आर्कटिक व्रत है, ये ऑरेंज वाला, और ये वाला जो है ये ग्रे वाला, ये आपका अंटार्कटिक व्रत है जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला 4th नंबर वाला जो है ग्रे है, और 3 नंबर वाला ऑरेंज वाला है। तो इस तरह से आप डिटेल में मेरी दूसरी वीडियो देख लें, ये इंग्लिश में है यहाँ पर। अब बात करेंगे उष्ण कटिबंध की। देखो उष्ण कटिबंध जो है आपका ये वाला पोर्शन है, जो आपका कर्क रेखा से मकर रेखा तक है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच वाला भाग उष्ण कटिबंध कहलाता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पर मिड डे का जो सन होता है वो वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा
और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर ठीक ऊपर होता है। तो ये क्षेत्र जो है सबसे अधिक गर्म रहता है इस टाइम पर, और इसी वजह से यहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंध देख लेते हैं। यह है आपका इसके ऊपर वाला भाग, ये वाला दोनों तरफ का, इधर का भी। ये है आपका ये मध्याह्न का सूरज कभी कभी उष्णकटिबंध से परे अक्षांश पर नहीं चमकता है, मतलब कि ये सीधा यहाँ पर पड़ता नहीं है सूरज। तो यहाँ पर क्या होता है कि सूरज की किरणों का कोण ध्रुवों की तरफ घटता जाता है, यानी कि जो इसका ध्रुवों का वाला भाग होगा, यहाँ पर एरिया थोड़ा ठंडा मिलेगा आपको इधर की साइड, इधर वाला थोड़ा सही मिलेगा टेम्परेचर। तो इस क्षेत्र में जो है मध्यम तापमान रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, शीतोष्ण दोनों तरह का मिलता है। देखो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। सूर्य की रोशनी जहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ेगी टॉर्च की हेल्प से, टॉर्च को हम सूर्य मान लेते हैं, जहाँ पर सीधी पड़ेगी वहाँ तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, और जहाँ पर तिरछी पड़ेगी वहाँ पर थोड़ा सा मौसम मध्यम रहेगा। फिर आएंगे हम शीत कटिबंध में। शीत कटिबंध आपका ये लास्ट वाला पोर्शन है, ये वाला जो है, यहाँ पर सर्कल भी छोटा हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त, ये रहा आर्कटिक वृत्त, और ये है आपका उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र। इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ये आपका ये वाला हिस्सा, अंटार्कटिक सर्कल कहलाता है ये, और दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र है। ये बहुत ठंडा होता है, किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, तो यहाँ पर कम गर्मी मिलती है, यहाँ पर ज़्यादातर ठंडी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है। किसी भी स्थान की स्थिति के लिए अक्षांश ही पर्याप्त नहीं है। अगर मान लो सेम अक्षांश पर हो, इसी लाइन पर कोई लोकेशन दी हुई है, जैसे दोनों दिए हुए हैं 20 डिग्री साउथ में ही अगर दोनों चीज़ें, तो फिर कैसे पता लगाएंगे अगर किसी को बताना चाहते हैं तो स्थानों का ठीक ठीक पता लगाने के लिए हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि ये संदर्भ रेखा से कितना पूरब या फिर पश्चिम में है। पश्चिम या फिर पूरब में क्या इसकी जगह है, ये भी पता होना चाहिए। इसके लिए हमारी यूज़फुल होती हैं देशांतर लाइनें। तो देशांतर लाइनें जो हैं ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, यहाँ से यहाँ तक चलने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये भी काल्पनिक हैं, इस तरह की कोई रियल में लाइनें नहीं है, खींची गई हैं ये। तो ये देशांतर के यामोत्तर के रूप में जानी जाती है। यामोत्तर यानी यहाँ से टाइम का हम निर्धारण करते हैं कि टाइम क्या रहेगा, तो उनके एक प्रमुख लाइन मतलब बना दी गई है जहाँ से कि मेजरमेंट होगा। उनके बीच की दूरी लगातार ध्रुवों की ओर घट जाती है, और जब तक कि ध्रुवों पर शून्य ना हो जाए। देखो आप देख पा रहे होंगे ये लाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है, इस तरह से। देखो बीच में यहाँ पर इक्वेटर पर तो जो इनका डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन ऊपर जैसे जाएंगे तो डिस्टेंस इनका कम हो जाता है, ध्रुव पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। प्रमुख यामोत्तर की बात करें यानी इस वाली लाइन की बात करें, तो ये वाली लाइन जो है हमारी, ये वाली ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला है। इसका मान 0 देशांतर है, और इसमें से हम 180 डिग्री पूर्व की ओर और साथ ही 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। देखो 180 डिग्री हम इधर भी गिनेंगे पश्चिम, और 180 इधर गिनेंगे यानी पूर्व। स्थानों का पता लगाने में सहायक होती हैं, और इसको हम बोलते हैं, देखो पश्चिम वाले को बोलते हैं पश्चिम गोलार्ध, पूर्व वाले को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। डिनोट करते हैं पूर्व को ई से और वेस्ट को डब्ल्यू से। तो घड़ी के आविष्कार से पहले समय को कैसे मापते थे? पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति से मापते थे। तो कैसे समय देखते थे? जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इस तरह से निर्धारण करते थे। ग्रीनविच के पूर्व के स्थान ग्रीनविच समय से आगे होंगे, और पश्चिम के स्थान इसके पीछे होंगे। देखो हम समय कैसे निर्धारित करते हैं ये बताया गया है। जो हमने ये प्राइम मेरिडियन एक लाइन ले ली है, अब अगर हम इधर जाएंगे तो इधर जो टाइम होगा वो इससे आगे चलेगा, और अगर हम पीछे जाएंगे इधर पश्चिम की ओर, वो टाइम पीछे चलेगा। इसको हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? देखो पृथ्वी हमारी गोल है, और आपको पता ही है जो एक सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। और पृथ्वी जो मूव करती है एक 24 घंटे में करती है, एक अक्ष पर चक्कर पूरा करती है अपना, तो इसलिए 360 को हम 24 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? एक घंटे में कितना डिग्री आ जाएगा? 15 डिग्री।
अगर हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो मिनट में हो जाएगा 1 डिग्री 4 मिनट। तो 1 मिनट में 1 डिग्री जो मूव करती है पृथ्वी 4 मिनट में करती है। इसी हिसाब से हम टाइम का निर्धारण करते हैं। अलग अलग यामोत्तर पर अलग अलग समय होना तय है। तो देखो अब जब ये मूवमेंट वगैरह जो होगा उसके हिसाब से समय का भी अंतराल हो जाएगा। तो हमारे अगर इंडिया की बात करें तो जो गुजरात है द्वारका जो लास्ट पॉइंट है वेस्ट हिस्से का, और जो पूरब में लास्ट पॉइंट है डिब्रूगढ़, इनके बीच में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया है, देश ने एक मानक समय रेखा मानी है। ऐसे ही बहुत से देशों में होता है जो कि मानक समय माना जाता है। अभी आगे जानेंगे। तो हमने कौन सा मानक समय माना है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो देशांतर है उसको मानक समय रेखा माना है। इसे IST भी बोलते हैं। तो ये है यहाँ पर। अब इस लाइन पर जो भी टाइम होगा वही टाइम हमारा इधर भी होगा और वही टाइम इधर भी होगा। तो टाइम के बैलेंस के लिए ये किया गया। अब देखो ऐसे ही बाकी देशों में भी करते हैं। अब लेकिन कुछ देश जो हैं वो उनका काफ़ी देशांतरी विस्तार है, यानी कि कुछ इस तरह से फैले हुए हैं। अब हमारा देश तो इतना फैला हुआ नहीं है, देखो ज़्यादा देशांतरी विस्तार नहीं है। अब सोचो यहाँ पर कितने टाइम जोन होंगे। तो इस तरह से जो देश ज़्यादा क्षेत्रफल घेरते हैं उन्होंने अपने कई टाइम जोन बनाए हुए हैं। तो सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव एडोप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। जैसा कि रशिया की बात करें तो रशिया ने 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन अपने बनाए हुए हैं। तो अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स। तो पृथ्वी जो है हमारी ये 24 टाइम जोन्स में डिवाइड है, और एक टाइम जोन जो है हमारा 24 आवर्स वाला 24 जो टाइम जोन है 1 आवर हर टाइम जोन का है। और 1 आवर इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, 15 डिग्री। अगर आपको कुछ भी ये कैलकुलेशन करनी होती है, कुछ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अभी देखें कैसे आते हैं, तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, या फिर 1 डिग्री 4 मिनट उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। स्टेटमेंट है, कारण दिया हुआ है भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, वहाँ देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम लग जाएगा। स्टेटमेंट दी हुई है, बतानिए कौन सी सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। जहाँ पर देशांतरी विस्तार ज़्यादा होता है तो एक से ज़्यादा मानक समय अपनाए जाते हैं, और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के स्थान को घेरता है। 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है, अभी बताया था 4 मिनट। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन 1 सही होगा। स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को स्पष्ट नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो समय होता है हमारा वो अक्षांश पर डिपेंड नहीं करता, ये हमारा डिपेंड करता है देशांतर पर। तो इसलिए स्पष्टीकरण गलत दिया हुआ है। लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं, लंदन से 15 डिग्री पूर्व में स्थानीय समय होगा। ऑप्शन नंबर 3 1 बजे दोपहर। 15 डिग्री क्या बताया था मैंने, 1 घंटा अंतर होता है, 1 घंटे का अंतर होता है 15 डिग्री का मतलब, तो इसलिए 12 बजे हैं तो 1 बजेगा। निम्नलिखित द्वीप समूहों में से कौन सा समूह समान अक्षांश पर स्थित है। अभी हमने देखा था टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप। जैसे जैसे पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, समान रहता है। इक्वेटर पे बिल्कुल समान रहता है। ये 2 शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व और 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा, ये होगा 2 घंटे का। तो 15-15 दोनों मिला दो, 2 घंटे हो जाएंगे। अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है। तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा, यदि भारतीय मानक समय 8 बजे हो तो 8 AM हो, तो देखो मानक समय क्या है, भारत का पूरा एक ही है ना,
तो 8 ही बजेंगे अहमदाबाद में भी। अहमदाबाद में अलग टाइम थोड़ी ना होगा। जब जून में लंदन में 11 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा, सुबह के 11 बजे हैं, भारतीय मानक समय होगा 4:30 बजे का, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम। थर्ड चैप्टर पर आ गए हम, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती हैं, और 2 प्रकार की कौन कौन सी? घूर्णन होता है एक तो, जो अपने अक्ष पर पृथ्वी गति करती है, और एक होता है परिक्रमण, जो कि सूर्य के चारों ओर गति करती है। जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उसका जो रिजल्ट है वो निकलता है कि दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, और जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उसका रीज़न होता है ये सीजन्स। इसके वजह से मौसम बदलते हैं। घूर्णन जो है पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कुछ देखो, ये ऑर्बिटल है, यहाँ से कुछ इस तरह का कोण बनाती है ना, इस तरह से झुकी हुई है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ये झुकी ही होती है। तो पृथ्वी की गोलाकार आकृति है, सूर्य का सामने करने वाले जो भाग हैं वो दिन रहता है वहाँ पर, और जो अपोजिट में रहता है वो मतलब रात रहती है वहाँ पर। तो प्रदीप्ति व्रत जो है ये कहलाता है वो जगह जो दिन रात को विभाजित करता है। मान लो यहाँ तक दिन है और इधर है रात, तो ये जो जगह होगी ये प्रदीप्ति व्रत कहलाती है। ये व्रत जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है, ध्यान रखना। देखो अक्ष तो हमारे ये है, प्रदीप्ति व्रत होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लो सूरज इधर है, ऐसे रोशनी तो ऐसे पड़ेगी, तो ये दिन वाला भाग यहाँ तक जाएगा, तो अक्ष से नहीं मिलता है ये प्रदीप्ति व्रत। इस तरह से आ जाती है दोनों की जगह। यहाँ पर देख सकते हो आप क्लियर पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, सूर्य की रोशनी यहाँ तक पड़ रही है, तो ये प्रदीप्ति व्रत जो है यहाँ पर दिखा रहा है, इधर रात हो गई है इधर दिन हो गया, यहाँ पर जो सर्कल बन रहा है प्रदीप्ति व्रत कहलाएगा। ये देखो पृथ्वी का जो एंगल बन रहा है 66.5 डिग्री का, वो देखो ये है, ये कुछ इस तरह से जो बनता है ये है 66.5 डिग्री का। पृथ्वी दिवस, पृथ्वी जो चक्कर एक पूरा करती है अपनी धुरी पर 24 घंटे का टाइम लेती है, उसी को पृथ्वी दिन कहते हैं। अगर पृथ्वी नहीं घूमे तो क्या होगा? जीवन संभव नहीं होगा। जो पृथ्वी का भाग अंधेरे में है वो अंधेरे में ही रहेगा, जो ठंड है जहाँ पर वहाँ ठंड रहेगी, और जो गर्मी में है वो गर्मी में रहेगा। तो ना तो गर्मी वाले जगह पर जीवन संभव होगा लगातार टेम्परेचर की वजह से, और ना ही ठंड वाली जगह पर। परिभ्रमण जो है यानी रेवोल्यूशन, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर होता है, इसमें 365 दिन लगते हैं, यानी 1 साल। हर साल बचाए गए जो 6 घंटे हैं 4 साल की अवधि में एक दिन बनाने के लिए जोड़ दिए जाते हैं। 6 घंटे मिलकर के ये 1 दिन बना देते हैं। तो वो जो साल होता है जिसमें एक दिन जुड़ता है लीप वर्ष कहलाता है, और उस लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ये एक दिन हमारा फरवरी में जुड़ता है। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ये पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। दीर्घ वृत्ताकार होगा ऐसे, सूर्य है तो पृथ्वी कुछ इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो इस तरह का वृत्त नहीं बनाती, इस तरह का बनाती है। तो देख सकते हैं आप, ये है दीर्घ वृत्ताकार। यहाँ पर दिन रात भी दिखाए हुए हैं यहाँ पर। ये जो अक्ष झुका हुआ है पृथ्वी का, और सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं उस पर, उसकी वजह से ही सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव होता है। और तो इसकी कई सिचुएशन होती हैं पृथ्वी की हमारी, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर आगे। हम देखें उत्तर अयनांत, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और उत्तरी ध्रुव का झुकाव सूर्य की ओर होता है, तो इसे हम कहते हैं उत्तर अयनांत। और कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें ग्रहण करती है। कर्क रेखा पर सूर्य जो है सीधा पड़ता है। तो इसमें अगर बात करें जो 21 जून है वो सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी इसमें रात होती है। फिर बात करें दक्षिण अयनांत की, तो दक्षिण गोलार्ध में इसमें गर्मी रहती है। सूरज इधर आ जाता है मकर रेखा पर, और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है मकर रेखा पर। दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका होता है, और इसमें जो 22 दिसंबर है, इसमें दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो हमारे यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं दिसंबर में, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर इस टाइम पर गर्मी पड़ रही होगी अभी जो टाइम है। और ये एक सिचुएशन होती है विषुव की। विषुव की सिचुएशन देख लेते हैं। तो जब सूर्य की सीधी किरण जो भूमध्य रेखा पर पड़ती है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है,
और दिन और रात समान होते हैं, एक मतलब इक्वल होते हैं, तो जब होता है विषुव, विषुव वाली स्थिति आती है जब। फिर हम देखते हैं 23 सितंबर में पतझड़ वाला मौसम होता है, 21 मार्च में बसंत ऋतु, और घूर्णन जो होता है उसके कारण दिन रात होते हैं, परिक्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। ये सिचुएशन आप देख सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी है। उत्तर अयनांत जब सूरज उत्तर ध्रुव की तरफ होता है, यानी कि मतलब कर्क रेखा पर चमकता है, ये इस तरह से पहचानते हैं। दक्षिण अयनांत जब होता है जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये है विषुव की स्थिति, जबकि दिन रात समान होते हैं और भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही हैं। तो कुछ फैक्ट हैं ये। आर्यभट्ट ने बताया था, जो एस्ट्रोनॉमर थे पहले, कि जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती रहती है। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और जो उसका झुकाव है अक्ष का, इसकी वजह से ही जो मौसम है वो बदलते रहते हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं इससे संबंधित। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और सी। देखो ये जो है ना क्वेश्चंस, ऐसे तो ये उसमें आते हैं पेडागोजी में, लेकिन मैंने ले लिए क्योंकि टॉपिक ये दिया हुआ था ना। तो परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, ये बता सकता है, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, पृथ्वी का एक तो वो दिखा सकते हैं घूर्णन, और एक दिखा सकते हैं परिक्रमण। तो दोनों का ही रिजल्ट जो है वो ये निकलता है, तो ये दिखा सकते हैं हम। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो क्या होता? तो ए और सी इसमें सही होगा। तो प्रदीप्ति व्रत और देशांतर रेखाएं एक दूसरे में से मिल जाती, जो कि अब नहीं मिलती हैं। अभी ऐसे होती है ना ये देशांतर रेखाएं, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है और ये प्रदीप्ति व्रत है, तो ये मिल जाती। और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अक्ष का झुकाव है, इसी वजह से मौसमी परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर भी देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, इस वजह से। क्लास 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो अध्ययन सामग्री है वो क्या होगी? देखो ये बताना है हमें। परिक्रमा तो ये गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश की टर्म हमेशा सही मानी जाती है। तो ये पूछा हमसे घूर्णन, यानी कि अक्ष पर जो घूमता है। तो अक्ष पर तो देखो हम ग्लोब से ही समझा सकते हैं, क्योंकि ग्लोब घूम जाता है अक्ष पर। तो ये पहला ऑप्शन इसका सही होगा। पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला अक्षांश क्या कौन सा है? भूमध्य रेखा, सॉरी भारत के पूछा है, हाँ भारत के बीच में से जाती है कर्क रेखा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिनों रात बराबर होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये वाली सिचुएशन होती है। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कौन गया है? यह है 66.5 डिग्री, बताया था मैंने अभी। कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रदीप्ति व्रत है जो दिन रात को विभाजित करता है, ऑप्शन 2। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं विषुवत रेखा पर। और ये क्वेश्चन है, दिए गए आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है, और ABCDE पृथ्वी पर स्थितियां हैं, कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा? ऑप्शन 3 इसका सही है, सी पर। तो सी पर इसलिए रहेगा, देखो आप देख रहे होंगे सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं और ज़्यादा समय तक रहेगा ये यहाँ पर इस पॉइंट पर। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है परिक्रमण कहा जाता है, यानी रेवोल्यूशन इंग्लिश में, और हिंदी के टर्म में ध्यान रखेंगे। देखो रोटेशन होता है घूर्णन, रिवोल्यूशन होता है परिक्रमण। कभी कभी एग्जाम में जो है गड़बड़ कर देते हैं, रोटेशन का परिक्रमण दे देते हैं, तो इंग्लिश की टर्म जो है वो सही मानी जाती है हमेशा, उसके अनुसार आंसर करें। निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम
एक बार सीधा ऊपर चमकता है, कर्क और मध्य रेखा मकर रेखा के मध्य। चैप्टर 4 आ गया मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है कि ग्लोब की सीमाएं क्या है, मतलब लिमिटेशंस क्या है ग्लोब की, कि आकार जो है उसका हम कह सकते हैं कि बड़ा है, उसे हम हर जगह नहीं लेकर जा सकते, और पृथ्वी का समग्र रूप का अध्ययन हम उससे नहीं कर सकते। मतलब कि समग्र रूप का अध्ययन करने में वो सहायक होता है। मतलब अगर उसके छोटे भाग का हमें देखना हो, मान लो उस पर ग्लोब पे दिखाया गया है इंडिया इतना सा, तो अब इंडिया की अगर हमें किसी स्टेट का जानना हो तो हम कैसे जानेंगे, ग्लोब पर तो नहीं जान सकते। तो उसके लिए हमारे मानचित्र उपयोगी होते हैं। अगर हम किसी एक छोटे एरिया को डिटेल में समझना चाहते हैं, नदियाँ कहाँ पर हैं, पहाड़ कहाँ पर, इस तरह से फिजिकल जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है अगर वो समझना चाहते हैं, तो हम इस पर ग्लोब पर नहीं समझ सकते, मानचित्र पे ही समझ पाएंगे। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए ये उपयोगी होते हैं। एक छोटा क्षेत्र और कुछ तथ्य ये दिखाते हैं। एक बड़ी पुस्तक जिसमें इसमें तथ्य हो सकते हैं। कई मानचित्रों को एक स्थान पर रखने पर हमें एक एटलस प्राप्त होता है। मतलब काफ़ी सारे अगर मानचित्र मिला देंगे तो एटलस बन जाएगा। मानचित्र ग्लोब की तुलना में ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। हम नक्शे का जो उपयोग करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक नक्शा पृथ्वी की सतह का एक प्रतिनिधित्व या एक रेखा चित्र है। इसका एक हिस्सा एक समतल सतह पर एक पैमाने के अनुसार खींचा जाता है। देखो समतल होता है ये इस तरह से, मान लो पृथ्वी तो हमारी गोल है, अब गोल को हम ऐसे समतल कैसे दिखाएंगे, लेकिन ये मुश्किल काम भी आसान हमने किया हुआ है। आपने देखा होगा कि हम इस तरह से भी वर्ल्ड मैप को दिखा देते हैं, जबकि वो पृथ्वी की गोलाई में है। वो स्ट्रक्चर जो है पृथ्वी की गोलाई में है, लेकिन हमने मानचित्र पर वो समतल सपाट पेपर पर दर्शा दिया है। तो एक गोल आकार को पूरी तरह से चपटा करना तो असंभव है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा ये काम किया गया है। अब मान लो ये ग्लोब पर पृथ्वी है पूरी हमारी, और इसको हमें खोलना है। तो खोलकर हमने कैसे बना दिया, ये कुछ इस तरह से हमने दिखा दिया, जबकि पूरा ये समतल करना संभव नहीं है। तो देखो अब ग्लोब का वैसे तो हम डिटेल में अध्ययन नहीं कर सकते, इंडिया के बारे में कुछ डिटेल जाननी होगी तो कैसे देखेंगे। तो मैप जो है इसमें ही यूज़फुल होते हैं। देखो ये बड़ा मैप हो गया वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड में से हमने भारत को उठा लिया, अब इसका हमने और मैप ले लिया। अब इसमें भी अगर हमें उत्तर प्रदेश को देखना हो तो हम क्या करेंगे, फिर हम उत्तर प्रदेश का मैप ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी किसी शहर का देखना हो तो शहर का ले लेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र पर छोटे से छोटी स्थान को भी हम देख सकते हैं। मानचित्र जो है कई प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, इसमें क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये आपको मिलेंगे इस मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में शहर, कस्बा, गांव, दुनिया के विभिन्न देशों, राज्यों, उनकी सीमाओं के साथ दिखाने वाले मानचित्र मिलेंगे। इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप्स, यानी राजनीतिक मानचित्र। इसमें आपको स्टेट्स वगैरह दिखाई देंगे। दोनों टाइप के दिए हुए हैं, पॉलिटिकल मैप और ये फिजिकल या फिर ज्योग्राफिकल मैप। तो देख रहे होंगे आप, इसमें नदियाँ दिख रही हैं आपको, नदियाँ वगैरह, पर्वत वगैरह। फिर आते हैं विषयगत मानचित्र, थीमेटिक मैप्स। इस पर क्या होता है, ये विशिष्ट जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, सड़क अगर दिखानी है। वर्षा मानचित्र, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, वन कहाँ पर कितने हैं, उद्योगों का वितरण, उद्योग कहाँ पर कितने हैं, इस तरह के जो मानचित्र होते हैं विषयगत मानचित्र कहलाते हैं। तो ये है हमारे अलग अलग तरह के विषय मानचित्र। ये रोड मैप है हमारा, देखो रोड दिखाई गई है, अलग अलग होते हैं ये इस तरह के मैप। यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया, रेनफॉल दिखा दिया, किस कहाँ पर कितना होता है। यहाँ पर हमने टेबल बना दी कि कितना आंकड़ा कौन सा कलर दर्शाएगा, और यहाँ पर हमने दिखा दिया फॉरेस्ट कवर। यहाँ पर इनको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है। दूरी, दिशा और प्रतीक, 3 घटक हैं मानचित्र के। तो कागज की एक शीट पर दुनिया या फिर उसका एक हिस्सा मानचित्र कहलाता है। तो दूरी जो है एक घटक है मानचित्र का। तो दूरी देखो हम क्या करते हैं, हम जो एक वास्तविक दूरी होती है उसको हम दूरी को मानचित्र पर कैसे दर्शाते हैं। तो एक तरह से हम छोटी सी दूरी दिखा देते हैं, बड़ी जो दूरी है वो छोटी दूरी करके दिखा देते हैं।
फिर आता है पैमाना, इसमें ही दूरी के अंदर ही है पैमाना। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम दूरी का अनुपात लेते हैं। तो पैमाना ज़मीन पर वास्तविक दूरी और नक्शे पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे आपके स्कूल और घर की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, लेकिन 10 किलोमीटर मानचित्र पर तो नहीं दिखा सकते। 10 किलोमीटर को हम क्या दिखाएंगे मानचित्र पर? 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा ये पैमाना काम करता है मानचित्र पर। छोटे पैमाने का नक्शा होता है एक बड़े पैमाने का। छोटे पैमाने पर हम वही है कि थोड़ी दूरी को मतलब कि बड़ी दूरी को ज़्यादा छोटा बना देते हैं। जैसे कि 5 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, छोटे पैमाने का हो गया। बड़े पैमाने का क्या होता है कि हमने थोड़ी दूरी को ही उतने में दिखा दिया। जैसे यहाँ तो हमने 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में दिखाया था, या हमने सिर्फ 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर दिखा दिया। तो ये ऐसे होते हैं बड़े पैमाने, यानी कि और थोड़ा सा जूम करके दिखा देगा आपको चीज़ों को। बड़े पैमाने के नक्शे छोटे पैमाने के नक्शे की तुलना में अधिक जानकारी देते हैं, वो बात सही है। जब आप कोई चीज़, अब तो आप मोबाइल पर देख सकते हैं नक्शे, तो आप देखते होंगे जब आपको कोई चीज़ डिटेल में देखनी होती है, उसके आसपास के एरिया में क्या है, तो आप उसको जूम करके देखते हैं। तो वैसे ही होते हैं बड़े पैमाने के नक्शे। उत्तर दिशा कैसे देखते हैं? मानचित्रों में एन देखा होगा आपने, तो ये उत्तर दिशा का बताते हैं। अगर आप उत्तर को जानते हैं तो आप अन्य दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। मान लो यहाँ पर नॉर्थ है, तो आपको बाकी दिशाओं को पता चल जाएगा। आपको पता है इसके अपोजिट में कौन सी होगी? यहाँ पर साउथ ही होगी। इसके लेफ्ट में कौन सी होगी? वेस्ट ही होगी। और इसके राइट में कौन सी होगी? ईस्ट ही होगी। तो आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं, कार्डिनल डायरेक्शन, प्रधान दिग्बिंदु बोलते हैं इन्हें। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मेन डायरेक्शन कह सकते हैं आप इन्हें। और बाकी 4 आपकी होती हैं मध्यवर्ती दिशा, यानी इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये इनके बीच की डायरेक्शन होती हैं, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी कार्डिनल हो गई 4। अब इनके बीच की जो हैं ये आपकी कहलाती है मध्यवर्ती, यानी इंटरमीडिएट। देखो याद रखने का इजी तरीका है, नॉर्थ और ईस्ट से मिलकर बना नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट से मिलकर बना नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट से मिलकर साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ ईस्ट। ये कंपास है जिसमें कि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहता है। अगर आप कहीं रास्ता भटक जाते हैं तो ये आपकी मदद करता है। इस हिसाब से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो ये देखो डायरेक्शन समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कर सकते हैं आप। मैंने डिटेल में कराया हुआ है, यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपास की मदद भी ले सकते हैं आप, करके देख सकते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स हम देख रहे हैं। पहले हमने क्या देखा था? हमने देखा था डिस्टेंस, फिर हमने देखा डायरेक्शन, अब हम देखेंगे सिंबल्स। तो क्या मानचित्र पर विभिन्न विशेषताओं जैसे भवन, सड़क आदि का वास्तविक आकार और आकृतियाँ जो बनाना संभव है? तो बिल्कुल नहीं। अब आप बिल्कुल भवन थोड़ी ना बना देंगे बिल्कुल इस तरह से। इनके लिए क्या करते हैं हम? सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। इन विशेषताओं कुछ अक्षरों, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दिखाया जाता है। इन प्रतीकों के माध्यम से मानचित्र आसानी से बनाए जा सकते हैं और पढ़ने में आसान होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल सिंबल, पारंपरिक या फिर रूढ़ि चिन्ह। तो मानचित्रों की एक सार्वभौमिक भाषा होती है, ये क्वेश्चन आता है इसका। यूनिवर्सल लैंग्वेज जो होती है मानचित्रों की, वो क्या होती है? तो कन्वेंशनल सिंबल होती है, हम ये कह सकते हैं, तो जिसे हम सभी समझ सकते हैं। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज का मतलब वही है कि जैसे मान लो हम भारत में हैं, हम भी वो लैंग्वेज समझ पाएंगे। कोई दूसरे कंट्री में उस चीज़ को देख रहा होगा, उस सिंबल को, तो वो भी समझ पाएगा। जैसे कि हम नदियों को दिखाते हैं, ब्लू कलर से नदियाँ ही होंगी, तो वो दूसरे देश का भी समझ लेगा। तो इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर नीले रंग का जल निकायों को दिखाने के लिए करते हैं, भूरे रंग का पहाड़ के लिए, पीला पठार के लिए, हरे रंग का मैदानों के लिए या फिर वनों के लिए करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये हम कन्वेंशनल सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और देखो कुछ इस तरह से हम मैप पर इनको दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे। फिर आपका आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र जो होते हैं हमारे याददाश्त और स्थानीय प्रेषण पर आधारित है, ना कि पैमाने पर। तो ये कच्चा चित्र होता है। जैसे हम क्या देते हैं ना, ड्राफ्ट बना दो, स्केच बना दो इस जगह का कि कहाँ पर क्या है, तो उसको ही कहते हैं हम रेखा चित्र।
तो एक तरह से पैमाना वैमाना कुछ नहीं होता कि इसमें कितने किलोमीटर इतने में दिखाना है, इतने जगह पर ये चीज़ दिखानी है, ये बड़ा छोटा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के होते हैं रेखा चित्र। फिर होता है हमारा खाका। तो खाका क्या होता है? एक खाका एक बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र का चित्र, एक चित्र है। बड़े पैमाने पर जैसे आपको घर बनाना है, घर का नक्शा बनाते हैं ना, तो घर में क्या, यहाँ पर किचन होगी, यहाँ पर बेडरूम होगा, यहाँ पर हॉल होगा, कुछ इस तरह से। तो एक बड़े पैमाने पर हम क्या करते हैं, एक छोटी सी जगह है तो वो छोटी सी, और लेकिन इसका एक जो है हम डिटेल में बना देते हैं। तो बड़े पैमाने पर नक्शा जो होता है उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो खाका जो है किसी स्थान या वस्तु का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो आयामी आरेखों का या रेखा चित्रों का एक समूह है। दो आयामी हम कहते हैं ना, जैसे ये जो होता है, जैसे पेज पर कोई आप चीज़ हमने बना दी, इसको दो आयामी कहते हैं, 2D। इसको शॉर्ट में समझे तो 2D समझ आएगा। तो जो है हम इन आरेखनों को पैमाने पर संदर्भित कर सकते हैं। इनका मतलब है कि हम स्केल के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमें ये इतने इंच का लेना है, इतने फिट का लेना है, तो हम इसे पैमाने के साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फिर अब क्वेश्चंस देख लेते हैं मानचित्र से संबंधित। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा? रूढ़ि चिन्हों द्वारा। हमने भी देखा था। चित्र में जो तीर दक्षिण पूर्व दिशा दिखाता है तो कौन सा है वो? ऑप्शन ए, डी दिखा रहा है दक्षिण पूर्व की दिशा। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर। एक मानचित्र 20 मीटर पैमाने के लिए 1 सेंटीमीटर का उपयोग करता है। नक्शे पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर, उन दोनों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है? तो देखो 20 मीटर के लिए अगर 1 सेंटीमीटर का उपयोग कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को, कितना हो जाएगा? 100 मीटर। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। पारंपरिक रूप से चिन्हित ए किसको दर्शाता है? तो आपको पता ही है मुख्य दिशाएं जो होती हैं हमारी 4 ही होती हैं, और ए की जगह पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? पश्चिम। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? तो हमने क्या देखा था? सिंबल्स देखे थे, डिस्टेंस, डायरेक्शन। तो साइज जो है वो एक घटक नहीं है मानचित्रों का। चैप्टर 5 पर आ गए हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी हमारा जो ग्रह है ये जीवन का समर्थन करता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर भूमि है, जल है और वायु है। पृथ्वी की सतह जो है इस पर हम कह सकते हैं पर्यावरण के 3 मुख्य घटक आपस में मिलते हैं और परस्पर क्रिया करते हैं। कौन कौन से घटक हैं ये? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब तीनों जहाँ पर मिलते हैं वो जगह कहलाती है जैवमंडल। तो जैवमंडल जो है वहाँ पर जीवन एग्जिस्ट करता है। इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह से, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, और ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर होता है हमारी लाइफ। यहाँ पर आपको जीव भी मिलेंगे। तीनों में से एक भी चीज़ अगर मिसिंग होगी तो वहाँ पर जीवन नहीं मिलेगा। तो इसलिए तीनों ही ज़रूरी हैं। डिटेल में देख लेते हैं सभी को। तो जो स्थलमंडल है इसके बारे में, पृथ्वी की भूपर्पटी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें इसमें शामिल हैं, और इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जो जीवों को बनाए रखते हैं। देखो पोषक तत्व होंगे तो जीव भी उससे जीवित रहेंगे, पौधे वगैरह उगते रहेंगे, खाना वगैरह उगता रहेगा, तो जीवन इससे संभव होगा। पृथ्वी की सतह के 2 भाग हम कर सकते हैं, जैसे कि महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप जो जमीन वाला पार्ट होता है और महासागर होता है जल वाला भाग। तो क्या विश्व का भूभाग जो है जुड़ा हुआ है, यानी स्थलमंडल जो है वो जुड़ा हुआ है? तो एक बार देख लेते हैं। अगर आप ये देखें, ये कॉन्टिनेंट्स आपको अलग दिख रहे होंगे लेकिन ये नीचे से जुड़े हुए हैं। ये ऊपर तो पानी दिख रहा होगा, ये ब्लू कलर का, लेकिन पानी के नीचे भी तो कुछ है। पानी के नीचे है ज़मीन, तो इसलिए ये स्थलमंडल जो है जुड़े हुए हैं। तो इसका जवाब होगा हाँ। समुद्र तल की बात करें, समुद्र तल की अवधारणा ये मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। देखो समुद्र का जल जो है हर जगह समान रहता है, तो इसलिए हम समुद्र का जो जल रहता है, मान लो ये महासागर है और यहाँ पर है ज़मीन, पर्वत है, जो भी है, तो हम जो मेज़रमेंट करेंगे वो समुद्र तल से करेंगे, यहाँ से करेंगे, क्योंकि ये इक्वल है ये तल, इसलिए यहाँ से ही मापा जाता है जो कुछ भी मापा जाता है। तो भूमि की जो ऊंचाई है समुद्र स्तर से मापी जाती है, जिससे शून्य मान लिया जाता है। इस जगह को हम मान लेते हैं शून्य, जो इस समुद्र का स्तर है, जल का जो स्तर है। यहाँ से ही हम चोटी की ऊंचाई मापेंगे कि एवरेस्ट कितनी ऊंची है। यहीं से हम गहराई मापेंगे, जो वो मारियाना ट्रेंच जो गहराई है कितनी गहरी है।
तो सभी कुछ हम समुद्र जल के स्तर से मापेंगे। सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट समुद्र तल से 8,849 मीटर ऊपर है। तो एक मीटर जो सेंटीमीटर है ये भी बड़ी है। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच में 11,022 मीटर की बड़ी सबसे बड़ी गहराई दर्ज की गई। सबसे गहरी जो जगह है वो क्या है, मरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, ये दिखाई हुई है मरियाना ट्रेंच, ये है यहाँ पर। तो ये एवरेस्ट, मरियाना ट्रेंच, तो देखो ये इस तरह से होता है जल स्तर। यहाँ से हम जल स्तर से कोई भी मेजरमेंट करेंगे, अगर गहराई मापनी है तो भी यहाँ से करेंगे, ऊंचाई अगर मापनी है तो भी यहाँ से मानेंगे। ये शून्य हम मानेंगे जल का स्तर को। महाद्वीप की बात करें तो जल निकाय द्वारा अलग किए गए भूभाग जो हैं हमारे वो महाद्वीप कहलाते हैं। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। भूमि का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी है ये जो भाग है, इसमें भूमि का बहुत बड़ा भाग मिलेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहा उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा लैंड पार्ट आपको मिलेगा। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है एशिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग ये कवर करता है अकेले ही। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में ये स्थित है। कर्क रेखा इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है। पश्चिम में यूराल पर्वत द्वारा एशिया को यूरोप से अलग किया जाता है और यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया जो है मिले हुए वो यूरेशिया कहा जाता है। तो ये है एशिया का मैप, आप देख सकते हैं पूरा जो कलरफुल पार्ट आप देख रहे हैं ये पूरा एशिया है। यूरोप देख लेते हैं, यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये पश्चिमी डायरेक्शन में मिलेगा आपको। आर्कटिक के वृत्त इससे होकर गुजरता है। 3 तरफ जल निकायों से बंधा है, ये 3 तरफ से जल से घिरा है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश लगभग महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। महाद्वीप का एक बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब ज़्यादा भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में ही है और ये महाद्वीप चारों ओर से महासागरों और समुद्रों से घिरा है। आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से ही होकर बहती है। ये अफ्रीका है, तो इसका काफ़ी पार्ट जो है ये देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लगभग यहाँ से ही भूमध्य रेखा गुजरती है, तो ऊपर ज़्यादा भाग है इसका जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कौन सा भाग जो है इसका ज़्यादा है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पनामा संधि नामक भूमि की एक बहुत बड़ी संकीर्ण पट्टी द्वारा दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका बीच में इस तरह से पॉइंट है। ये महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप के चारों ओर 3 महासागर हैं, प्रशांत, आर्कटिक और अटलांटिक। तो ये 3 महासागरों से ये घिरा हुआ है उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका का मैप है। तो यहाँ से कुछ ये उससे जुड़ा हुआ है अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, तो इसे हम कहते हैं स्थल संधि, जिससे ये जुड़ा हुआ है। स्थल संधि स्थल का वो छोटा सा भाग होता है, संकरा भाग होता है, पतली सी पट्टी होती है जो 2 बड़े स्तरीय भागों को एक दूसरे से जोड़ती है, तो स्थल संधि है ये। और एक होती है जल संधि जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में है। जल संधि होती है पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इस जल संधि का जो है आप बताओ नाम कमेंट बॉक्स में। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका ज़्यादातर दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। पूर्व में अटलांटिक और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज उत्तर से दक्षिण तक अपनी लंबाई से गुजरती, मतलब कि हम कह सकते हैं जो पूरा जो दक्षिण अमेरिका है ना पूरा कवर करता है ये एंडीज पर्वत, ऐसे कुछ। दक्षिण अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। तो वो देख सकते हैं आप, एंडीज कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से फैला हुआ है पूरे इसमें साउथ अमेरिका में। फिर है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ये चारों ओर महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है। द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। द्वीपीय यानी पानी से घिरा हुआ है चारों तरफ से, इसलिए। तो ये पूरा एक ग्रुप है, ओशनिया कहा जाता है इसको। छोटे छोटे कंट्रीज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल महाद्वीप है। दक्षिणी ध्रुव
लगभग इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो स्थायी रूप से मोटी बर्फ की चादरों से ढका रहता है। कोई स्थायी मानव बस्तियां नहीं है क्योंकि बर्फ पड़ती रहती है। भारत के भी यहाँ पर अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री भी था पहले, लेकिन अब बर्फ में डूब चुका है ये। तो सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, अब नहीं है ये अस्तित्व में। तो अंटार्कटिका आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, अगर हम पृथ्वी पर इसको देखें तो ये सबसे साउथ में मिलेगा। देखिए इस तरह से। अगर हम नीचे की तरफ का हिस्सा देखें तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है। अब बात करेंगे जलमंडल की। स्थलमंडल हो चुका है। पृथ्वी नीला ग्रह है। 71% से अधिक पृथ्वी पानी से ढकी हुई है। पानी का जो 97% है उससे अधिक आपको मिलेगा कहाँ? महासागरों में। और मानव उपयोग के लिए वो बहुत खारा है, उपयोगी नहीं है। मतलब शेष पानी का बड़ा हिस्सा बर्फ़ की चादरों और हिमनदियों के रूप में मिलेगा, ज़मीन के नीचे है या फिर ज़मीन के नीचे है। और बहुत कम प्रतिशत मानव के लिए ताज़े पानी के रूप में उपलब्ध है। नीला ग्रह होने के बावजूद हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो उपयोगी पानी है वो कम है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा पानी जो पृथ्वी पर है और जो कि फ्रेश वाटर है वो उससे कितना का भाग है। फ्रेश वाटर में भी देखो 3% है ये भी कई रूपों में मिलता है। ग्राउंड वाटर के रूप में, अन्य किसी तरह से, या फिर आइस कैप्स या ग्लेशियर के रूप में। और ये है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर हमें मिलता है, ये हमारा मिलता है कई तरह से। ये भी लेक्स यानी झीलों के रूप में, रिवर्स के रूप में, स्वैम्प्स के रूप में। महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग है। समुद्र का पानी हमेशा गतिमान रहता है, यानी मूवमेंट करता रहता है। देखा होगा आपने। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियाँ हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और सागर की लहरें। आगे आने वाले चैप्टर्स में इन्हें पढ़ेंगे। प्रमुख महासागर जो हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर है। तो ये देख सकते हैं आप मैप में, यहाँ पर ये सभी महासागर दिए हुए हैं। प्रशांत महासागर के बारे में देख लेते। सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। मरियाना ट्रेंच है इसमें ही, पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है ये, और ये इसी में स्थित है। प्रशांत महासागर आकार में लगभग गोलाकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसे घेरते हैं। तो ये लगभग गोलाकार देख सकते हो आप। तो मरियाना ट्रेंच इसी में है, ये सबसे गहरा भाग पृथ्वी का। अटलांटिक महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी के एस आकार का है। पश्चिम भाग में उत्तर और दक्षिण अमेरिका और पूर्वी तरफ यूरोप और अफ्रीका है इसमें। अटलांटिक महासागर की तटरेखा जो है अत्यधिक दंतुरित है और इसीलिए प्राकृतिक पोताश्रों और पत्तनों के लिए आदर्श है ये। वाणिज्य की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी तटरेखा है इसकी दंतुरित, और ये ऐसा आकार का आप देख पाएंगे यहाँ पर इस तरह का है। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी भारत के नाम पर रखा गया है। लगभग त्रिभुजाकार है। उत्तर में एशिया से, पश्चिम में अफ्रीका से, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। ये है इंडियन ओशन। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरता है। उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है। उत्तरी ध्रुव को घेरता है और बेरिंग जलडमरू मध्य नामक उथले छिछले पानी के एक संकीर्ण खंड द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों से घिरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है बेरिंग जल संधि ऊपर, और ये आर्कटिक ओशन, और ये यहाँ पर सदर्न ओशन आप देख सकते हैं, ये वाला जो भाग है। तो दोनों के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर दी हुई है बेरिंग जल संधि यहाँ पर। अब बात करेंगे वायुमंडल की। स्थलमंडल देख लिया, जलमंडल देख लिया, वायुमंडल की बारी है। पृथ्वी गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। सांस लेने में ये हवा प्रदान करता है, सूर्य किरणों हानिकारक किरणों से बचाता है। और वायुमंडल लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। संरचना, तापमान और अन्य गुणों के आधार पर वायुमंडल की 5 परतों में बांटा गया है। आगे पढ़ेंगे परतों को इसकी। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बना है जो लगभग 99% स्वच्छ शुष्क हवा का निर्माण करता है।
तो मेन अगर बात करें तो जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन हवा में मिलेगी आपको मुख्य रूप से। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और अन्य गैसें जो हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और अन्य जो गैसें हैं वो 1% है लगभग। ये लेयर्स हैं, डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनको, तो नाम आपके इनके याद रखें क्रम से। वायुमंडल का जो घनत्व है ऊंचाई के साथ बढ़ता रहता है। ये समुद्र तल पर अधिकतम होता है, ऊपर जाने पर तेजी से घटता है। और पर्वतारोहियों को सांस लेने में सक्षम होने के लिए अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन में कमी आती है। जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान भी कम होता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह जगह जगह बदलता रहता है। कुछ क्षेत्रों में उच्च दबाव और कुछ क्षेत्रों में कम दबाव का अनुभव होता है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं, और गतिशील जो वायु होती है उसको हवा के रूप में जाना जाता है। जीवमंडल यानी जीवन का क्षेत्र, बायोस्फीयर के बारे में देख लेते हैं, जहाँ पर तीनों डोमेन जो है वो मिलते हैं। जीवमंडल भूमि, जल और वायु के बीच का संपर्क का एक संकीर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। इस क्षेत्र में जीवन है, जो मतलब कि इस ग्रह के लिए अद्वितीय है। जीवों की कई प्रजातियां हैं जो आकार में सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया से लेकर विशाल स्तनधारी तक भिन्न होती हैं, और बहुत सारी प्रजातियां आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जीवमंडल में। मनुष्य सहित सभी जीवित जीव जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, मतलब हम लोग सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। जीवमंडल को दो भागों में बांटा गया है, पादप जगत और जंतु जगत। पृथ्वी के तीनों परिमंडल एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो हमारी लकड़ी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वनों की कटाई, या कृषि के लिए भूमि साफ करना। इसी प्रकार भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण पृथ्वी की सतह बदल सकती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी जो है जलमग्न हो सकती है, जैसा कि हाल ही में सुनामी के टाइम पे हुआ था, तो अंडमान निकोबार का कुछ हिस्सा जो है पानी में डूब गया था। झीलों और नदियों में अपशिष्ट पदार्थों का निर्वहन जो है पानी को मानव के लिए अनुपयुक्त बना देता है, उपयोग लायक नहीं रहता, और ये दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, ताप विद्युत संयंत्रों और वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन CO2 की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है, इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो CO2 की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वो कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो पर्यावरण के 3 क्षेत्रों के बीच अंतर संबंध जो है वही है जीवमंडल। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो 2 लोगों का नाम दिया है, न्यूजीलैंड के और भारत के। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी, महिलाओं के बारे में दिया हुआ है, तो विश्व की ये थी, और भारत की थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी कथन के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? ऑप्शन सेकंड, एक ऐसा महाद्वीप यही है जो जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? यह नाइट्रोजन 78% है। स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहते हैं? स्थल संधि। कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है? प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? अंटार्कटिका। यूराल पर्वत अलग करते हैं एशिया और यूरोप को। बेरिंग जलडमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है आर्कटिक और प्रशांत महासागर को। अटलांटिक महासागर में अनेक पोतश्र है और पत्तन है, क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है। जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, क्योंकि
समुद्र का जल का जो स्तर है सब जगह समान रहता है। दक्षिण गंगोत्री है। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित एक शोध केंद्र। अटलांटिक महासागर के विषय में कथन पढ़ें। तो इसका 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, ए और सी कथन जो है सही है। अंग्रेजी के ऐसा आकार का है और व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो पहला हो जाएगा जीवमंडल। तो जीव तो जैवमंडल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो कुछ इस तरह के जो लैंडफॉर्म्स हैं आपको दिखेंगे पृथ्वी पर, कई तरह तरह के। तो कहीं पर्वत श्रृंखला मिलेगी, कहीं पहाड़ी मिलेगी, कहीं मैदान मिलेंगे, पठार, पर्वत, झील, नदी का मुहाना जहाँ से नदी पानी गिराती महासागर में, डेल्टा, वितरिका, प्रायद्वीप, स्थल संधि। तो ये सब जो है स्थल रूप है। तो भू आकृतियों में देखो भिन्नता पाई जाती है, और भू आकृति दो प्रक्रियाओं का परिणाम है। एक तो होती है आंतरिक, यानी जो पृथ्वी के अंदर हो रही होती है, पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं नीचे धंस जाती है। एक होती है बाहरी प्रक्रिया, भूमि की सतह का लगातार क्षरण और पुनर्निर्माण। तो इस तरह से जो है भू आकृतियों में भिन्नता देखने को मिलती है, तरह तरह की भू आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। फिर है अपर्दन, पृथ्वी की सतह का टूटकर घिस जाना निक्षेपण कहलाता है। अपर्दन की प्रक्रिया द्वारा सतह को नीचे हो जाना और निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा पुनर्निर्माण। ये दो प्रक्रियाएं बहते पानी, बर्फ और हवा के द्वारा होती हैं। तो ये होता है अपर्दन और निक्षेपण, ये दोनों पानी और बर्फ या हवा के द्वारा। पर्वत क्या है? तो पृथ्वी की सतह का कोई ऐसा प्राकृतिक भाग जो ऊंचा है और आसपास के क्षेत्र की तुलना में काफ़ी अधिक ऊंचाई है इसकी। एक होता है छोटा शिखर, उच्च जलवायु के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। ढलान खड़ी होने के कारण खेती के लिए कम जमीन उपलब्ध है। यहाँ पर ये पर्वत की टाइप्स दे रखे हैं, मतलब स्पेशलिटी दी हुई है। तो छोटा शिखर होता है, मतलब कि ऐसे देखा है ना आपने, शिखर मतलब चोटी, छोटा शिखर होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ढलान खड़ी होती है तो खेती के लिए ज़मीन कम मिलती है। आपने देखा होगा नागालैंड में, मैंने आपको बताया था, तो इसी वजह से सीढ़ीदार खेती करते हैं वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में। चौड़ा आधार होता है इसका, ये आधार बेस की बात हो रही, तो चौड़ा आधार होता है इसका। तो पर्वत में कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि हिम नदियाँ, पर्वतों की श्रृंखला, नहीं पर्वतों के बारे में हम जानेंगे, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में, हिम नदियाँ, पर्वतों की श्रृंखला, पर्वतों के प्रकार जानेंगे, ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, और नदी घाटी के बारे में जानेंगे। तो हिमनद देख लेते हैं। कुछ पर्वतों में स्थायी रूप से जमी बर्फ़ की नदियाँ हैं जिन्हें हिमानी कहा जाता है। तो पानी का भंडारघर इन्हें कहा जाता है, क्योंकि जब गर्मी थोड़ी सी पड़ती है तो इनसे पानी बहता है नदियों के रूप में। कुछ पहाड़ समुद्र के नीचे भी हैं, जैसे कि हम बात करें मोनाकी पर्वत की, तो ये प्रशांत महासागर में है। तो समुद्र के नीचे का एक पर्वत है, ये एवरेस्ट से लगभग 10,205 मीटर ऊँचा है, लेकिन ऊपर नहीं दिखता है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई पता नहीं चलती है। तो ये है पर्वत, मोनाकी पर्वत। पर्वत श्रृंखला क्या है? एक पंक्ति में व्यवस्थित पर्वत पर्वत श्रृंखला के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आप बात करें एंडीज़ की, तो पर्वत हैं, बहुत सारे हैं, पूरी श्रृंखला है पर्वतों की चेन है पूरी। पर्वतों का महत्व, पर्वतों का क्या महत्व है? जल का भंडार होता है, क्योंकि नदियों का उद्गम जो है पर्वत के हिमनद से होता है। जब बर्फ़ जमी रहती है पर्वतों पर, जब वो गर्मी के मौसम में पिघलती है तो उससे क्या होता है, नदियाँ बनती हैं। जलाशय बनाए जाते हैं और लोगों के उपयोग के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, तो उन्हीं से जो है जलाशय बनते हैं जो हिमनद होती हैं। पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी महत्व होते हैं पहाड़ों के। और पर्वतों का महत्व देखा था हमने, यहाँ पर पहाड़ों का महत्व दिया हुआ है। और नहीं, ये पहाड़ जो है ना पर्वत का ही दिया हुआ है, कहीं पर पर्वत लिख गया है ट्रांसलेशन में, कभी कहीं पर पहाड़। तो वैसे एक ही चीज़ है ये, दोनों में से कुछ भी बोल दो। नदी घाटी और छतें फसलों की खेती के लिए आदर्श होती हैं। जो मतलब होती है ना नदी की घाटी, जो क्योंकि नदी गहरी जगह से होकर गुजरती हैं, तो इसके आसपास वाला जो एरिया होता है ये फसलों के लिए उपयोगी होता है। पहाड़ों, वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता आपको देखने को मिलेगी।
देखो कुछ इस तरह से खेती होती है पहाड़ों पे सीढ़ियाँ बना करके। और क्या महत्व है पहाड़ों का? वहाँ के पहाड़ों और जंगलों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, ईंधन, चारा, आश्रय और अन्य उत्पाद जैसे गोंद, किशमिश, ये सब मिलते हैं। पहाड़ जो है पर्यटकों के लिए उपयुक्त स्थान है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं ये जो कि पहाड़ों में आप कर सकते हैं। पर्वतों के प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, वलित या फिर मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये है वलित यानी मोड़दार पर्वत जो कि हिमालय है, और ये ब्लॉक पर्वत, और ये है ज्वालामुखी पर्वत। वलित या मोड़दार पर्वत जो बनते हैं पृथ्वी की भूपर्पटी के मुड़ने के कारण बनते हैं। जैसे मान लो इधर से एक आ रहा है प्लेट्स, इधर से एक प्लेट आ रही है, तो ये कुछ इस तरह से अब मान लो टकरा जाती हैं। देखो कुछ इस तरह से अगर ये टकराएंगी ऐसे ऐसे ऊपर उठती चली जाती हैं, और इस तरह से जो है वलित पर्वत बन जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत, आल्प्स, अरावली, ग्लेशियन, यूराल, ये सभी वलित या फिर मोड़दार पर्वत हैं। पर्वत दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर मैप में आप देख सकते हैं जो ब्राउन कलर है, ये सभी पर्वत दिए हुए हैं यहाँ पर। भ्रंशोत पर्वत यानी कि वही ब्लॉक पर्वत, हिंदी में कहते हैं भ्रंशोत। तो भ्रंश पड़ जाता है, जैसे कोई बड़ा भाग जो दब जाता है, और तो इस तरह से देखो भ्रंश पड़ जाता है, ये अब देख रहे हो गड्ढा सा हो जाता है, और ये एक भाग जो है ऊपर उठा रह जाता है। ऊपर उठा हुआ भाग तो होर्स कहलाता है या उत्खंड कहलाता है, और नीचे धसा हुआ जो है भ्रंश या फिर ग्रेबन कहलाता है। तो ऐसे बन जाता है, ये पर्वत बन गया। तो ये राइन घाटी और वोस्जेस पर्वत जो हैं इस तरह के ही पर्वत हैं। फिर है वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी पर्वत। तो ज्वालामुखी गतिविधि जो होती है, ये मैग्मा अंदर से जो बाहर निकलता है, विस्फोट होता है, जैसे कि ये जो लावा है ना, ये यहाँ पर जम जाता है, तो ऐसी इसकी परत जो जमती जाती हैं, बस ऐसे ही जो है ये पर्वत बन जाता है। तो ये है अफ्रीका में किलिमंजारो और जापान में फ्यूजियामा। तो लगातार इससे हम कह सकते हैं बीच बीच में लावा निकलता रहता है। पठार क्या है? देखो ये टाइप आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन सा पर्वत है, टाइप कौन सा है। पठार जो है एक ऊंची सपाट भूमि है, हम कह सकते हैं एक मेज की तरह, इसे कंपेयर कर सकते हैं मेज से। जैसे पर्वत जो है वो तो ऐसा होता है, चोटी होती है उसके ऊपर इस तरह से, लेकिन ये होता है सपाट। ऊंचाई 100 मीटर से हज़ारों मीटर तक हो सकती है। आयु नए या पुराने हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो भारत में दक्कन का पठार है, केन्या, तंजानिया और युगांडा में पूर्वी अफ्रीका का पठार है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है, और तिब्बत में 4000 से 6000 मीटर तक का एक पठार है, ये तिब्बती पठार जो है। तो कुछ इस तरह का होता है पठार, देख सकते हैं आप। तो ये है भारत का पठार, ये यहाँ पर दक्कन का पठार। पठार के क्या लाभ हैं? खनिज भंडार में समृद्धि होते हैं, खनिज भंडार काफ़ी होता है। तो ऐसा ही खनिज भंडार है अफ्रीका के पठार में, सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर के पठार में क्या मिलता है? लोहा, कोयला और मैग्नीज। पठार में कई झरने भी हैं, जैसे कि भारत में हुंड्रू जलप्रपात छोटा नागपुर पठार में पड़ता है, ये जोग जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है। लावा पठार काली मिट्टी में समृद्ध है और उपजाऊ खेती के लिए अच्छा है। हुंड्रू फॉल्स देख सकते हैं आप, जोग फॉल्स जो कर्नाटक में है। मैदानी भाग की बात करें तो विश्व के घने आबादी क्षेत्र हैं मैदानी जो है, क्योंकि यहाँ पर जो है उपजाऊ भूमि मिलती है ना, तो इसलिए ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहेगी। परिवहन नेटवर्क का निर्माण यहाँ पर आसान होता है। तो सारी सुख सुविधाएँ जो कि मतलब मनुष्य को चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आबादी मिलेगी। समतल भूमि मकान बनाने और खेती के लिए उपयुक्त होती है। जैसे कि मैदानी भाग अगर हम देखें तो भारत में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, चीन में है यांगत्से झील। कुछ इस तरह से खेती होती है मैदानी भागों में। तो भू आकृति में देखो भिन्नता मिलती है, जैसे पर्वत आप देखें, पठार देखें, मैदान देखें, इनमें अलग अलग अंतर आपको मिलेगा। तो अंतर अगर देखें लाइफ में क्या अंतर होता है इनसे? पहाड़ की तुलना में मैदान में फसल उगाना, घर या फिर सड़क बनाना आसान होता है। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, तूफान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं व्यापक विनाश का कारण बनती है। और जागरूकता अगर पैदा हो जाए तो यही एक समाधान है।
हम भूमि और जल का कितने प्रकार से उपयोग करते हैं? तो अक्सर गलत तरीके से करते हैं। भूमि उपजाऊ भूमि पर मकान बनाते हैं, कचरा फेंकते हैं, प्रदूषित करते हैं नदियों को। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है कुछ छोड़ देना चाहिए। इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 6 मीटर से अधिक ऊंचाई खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। अगर ऊंचाई 600 मीटर से ऊपर होगी तो वो हो जाएगा पर्वत, और 600 मीटर से ऊपर कम है तो पहाड़ी कहलाएगी। क्वेश्चंस देख लेते हैं। मनाकी पर्वत सागर की सतह से नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से भी अधिक है। कहाँ पर स्थित है ये? प्रशांत महासागर में। हुंड्रू जलप्रपात इस पठार में मिलता है। छोटा नागपुर का पठार। कौन सा भ्रंशोत्त पर्वत है? बोसजस पर्वत। चैप्टर 7 हमारा देश भारत। भारत ऊंचे हिमालय से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ये सभी जो है भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर आपको मिलेंगे। तो हमारे देश भारत के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण की सीमा जो है 3200 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक पूरा पश्चिम की जो सीमा है वो है 2900। विविधता मिलती है बहुत सारी चीज़ों में, भूआकृतियों में, वनस्पति में, भाषा और संस्कृति में, जलवायु में, वन्य जीवों में। चीन के बाद दूसरा जो है सबसे आबादी वाला देश है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है। भारत की जो मुख्य भूमि है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच ये फैली हुई है। और भारत 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर के बीच फैला हुआ है। यानी ये वाली जो है इसकी अक्षांश है ये वाली जो दूरी है अक्षांश वाला जो मानते हैं वो ये होगी, और देशांतर का जो फैलाव है वो ये है। भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय अंतर से बचने के लिए भारत को जो है मानक समय में बांटा गया है। मानक समय माना गया है भारत का एक। तो बड़े देश जो होते हैं जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक विस्तार होता है, तो पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं। और रूस में कितने मानक समय हैं हमने पहले पढ़ चुके हैं। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो ये मानक समय जो है, मानक समय रेखा है हमारी यहाँ पर। और ये विस्तार जो अभी हमने देखा था, देखो ये है अक्षांश, जो विस्तार है हमारा वो ये है। क्योंकि अक्षांश रेखाएं कुछ इस तरह से हैं ना, तो इसलिए हम इसे अक्षांश विस्तार बोलेंगे, इस तरह से जो है। और देशांतरी विस्तार है ये वाला हो जाएगा। ये हमने देख लिया अभी। देखो ये अलग अलग आपको दिख जाएगा। लाइनें जो है तीनों जा रही हैं यहाँ से, जो मुख्य लाइनें हैं। और इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं, प्राइम मेरिडियन है। तो भारत कुछ यहाँ पर है, कर्क रेखा बीच से गुजर रही है इसके। उत्तरी गोलार्ध में आप देख सकते हैं इसको, उत्तरी गोलार्ध में है। और पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी गोलार्ध में सॉरी। पड़ोसी देश 7 हैं और स्थलरूप देश हैं कुछ। पड़ोसी देश हैं, द्वीप पड़ोसी हैं। पाक जल संधि आपकी यहाँ पर है, श्रीलंका और भारत के बीच। द्वीप पड़ोसी जो हैं ये हमारे देखो मालदीव हैं। द्वीप जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं उनको बोलते हैं द्वीप। स्थलरूप देश जो हैं आप देख सकते हैं, जैसे नेपाल है और ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है। स्थलरूप होते हैं जो कि पानी के बिल्कुल भी टच में नहीं है, महासागर के टच में नहीं है। ये दो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। और पड़ोसी लैंड नेबर्स होंगे ये, जो कि भूमि वाले भाग को शेयर करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान। तो ये हैं हमारे लैंड नेबर्स। भारत एक विशाल देश है। राजनीतिक विभाजन की बात करें तो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है जहाँ से कि पूरा प्रशासन चलता है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सरकार जो है 3 स्तरों पर बटी हुई है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला स्तर की सरकार। भौतिक विभाजन की विविधता क्या है इसमें?
पर्वत आपको मिलेंगे, पठार मिलेंगे, मैदान, तटीय मैदान, द्वीप। हिमालय ये रहा, ये पर्वतीय भाग है हिमालय जो है। उत्तरी मैदान ये रहा, ये वाला भाग है उत्तरी मैदान जो कि नदियों से बना है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये आप यहाँ पर पा सकते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। प्रायद्वीपीय पठार ये यहाँ पर है, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन प्लेटू भी कहते हैं। तटीय मैदान है ये जो तटीय इलाके हैं ये वाले, और द्वीप हैं ये वाले जो लक्षद्वीप हैं या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर है, ये रहा। हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर, और हिमालय के पहाड़ों को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। तो ये कुछ यहाँ पर आप श्रेणियाँ इसकी देख सकते हैं हिमालय की। उत्तर भारतीय मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है, ये पूरा आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर से, ये मैदानी भाग है। तो ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा बिछाए गए जो जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जो ये अपने साथ जो डिपॉजिट लाती हैं वो मैदानी भागों में फैला देती हैं, तो उसी से ये मैदान बने हैं, जिसकी वजह से बहुत उपजाऊ होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी क्योंकि खेती के अवसर बहुत मिलते हैं यहाँ पर। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है मैदान का, गंगा ब्रह्मपुत्र का। डेल्टा जो है मैदान है, मतलब मैदान तो है इनका, लेकिन इसके अलावा जो डेल्टा है इनका, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा बनाती हैं ये नदियाँ, बहुत बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र। इधर से मेघना मिलती है ये, तो डेल्टा आप देख सकते हैं नदियाँ जो हैं अलग अलग इस तरह से पानी जो है इनका फैल जाता है जैसे ये अपनी मंजिल तक पहुँचती हैं। तो क्योंकि यहाँ का जो वो होता है एरिया कुछ मैदानी है, तो ये इस तरह से बिखर जाता है, पंजे का सा आकार थोड़ा बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। जलोढ़ निक्षेप की बात करें, अभी जो मैंने बताया था, नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है और नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, मतलब जो नदी का जो एरिया होता है जहाँ से वो गुजरती है। सहायक नदी होती है जो मुख्य नदी में मिल जाती है, तो ये होती है सहायक नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। डेल्टा की जो आकृति है त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, तो ये मैंने दिखा दिया आपको, मुहाना होता है जहाँ पर नदी पानी गिराने वाली है समुद्र में, तो बिल्कुल वहीं पर बनता है डेल्टा। तो नदियों की जो स्पीड है यहाँ पर कम हो जाती है, इसीलिए पानी कुछ इस तरह से फैल जाता है। फिजिकल डिवीज़न जो है इसमें अगर हम बात करें तो मरुस्थल आता है। फिर मरुस्थल जो है शुष्क, गर्म और रेतीली भूमि है, यहाँ पर बहुत कम वनस्पति होती है। प्रायद्वीपीय पठार ये आकार में त्रिकोणीय है, दिखा चुकी हूँ मैं पहले ही। धरातल काफ़ी ऊंचा और नीचा है। प्रायद्वीपीय पठार में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं और घाटियाँ हैं। अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से शुरुआत होती है प्रायद्वीपीय पठार की, और इसके बाद जो है तो इसमें काफ़ी पर्वत श्रृंखलाएँ भी आपको मिलती हैं। तो दुनिया की सबसे पुरानी श्रेणियों में से एक है ये, उत्तर पश्चिम की ओर अवस्थित है। फिर पड़ता है विंध्य, थोड़ा दक्षिण में आएंगे तो फिर सतपुड़ा पर्वत पड़ता है दक्षिण में, और नंदा और ताप्ती नदियाँ पड़ती हैं, ताप्ती नदियाँ। पश्चिमी घाट या सह्याद्री, मतलब पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, तो ये पड़ता है। फिर पूर्वी घाट पड़ता है। तो पश्चिमी घाट लगभग निरंतर है, मतलब कि कहीं से भी कटा फटा नहीं है, और पूर्वी घाट जो है टूटा और असमान है जो इधर पड़ता है ये। तो पठार जो है कोयला और लोह अयस्क जैसे खनिजों में समृद्ध होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर बात करेंगे तटीय मैदानों की, जो हमारे यहाँ पर थे ना इंडिया में, हमने जब देखा था तो किनारे वाले जो भाग था तटीय, समुद्र के किनारे वाला। पश्चिमी घाट के पश्चिम और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान बहुत संकरे हैं, पूर्वी तटीय मैदान अधिक विस्तृत है। तो पश्चिमी जो है थोड़ा कम जगह में फैला हुआ है ये, और ये जो है काफ़ी जगह में फैला हुआ पूर्वी तटीय। कई पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि जो इधर को ऐसे बहती हैं इस तरह से। इनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इधर बंगाल की खाड़ी है तो इधर ही गिरती हैं ये। कभी कभी इनकी डायरेक्शन पूछ ली जाती है कि कौन सी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, कौन सी पश्चिम की ओर। तो नर्मदा और तापी जो हैं इधर की ओर बहती हैं, पश्चिम की ओर, और अरब सागर में गिरती हैं। और डेल्टा का भी फॉर्म करती हैं ये जो नदियाँ। द्वीप की बात करें तो दो द्वीप समूह हैं जो कि भारत के हिस्से हैं। लक्षद्वीप अरब सागर में है, केरल के तट पर स्थित।
कोरल द्वीप। तो एक तरह से कोरल द्वीप हम इसे कहते हैं, जहाँ पर कि आपको कोरल रीफ्स मिलती हैं। मतलब कोरल रीफ्स अब नहीं एग्जिस्ट, मतलब जो उनका वो होता है ऊपर का ढांचा, उसकी वजह से ये द्वीप बना है। तो कोरल द्वीप भी इसे कहते हैं। अंडमान निकोबार है, तो दो द्वीप समूह है ना, एक तो हो गया लक्षद्वीप, एक हो गया अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ पर जो है सुनामी आई थी और काफ़ी प्रभावित हुआ था ये इलाका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो ये है जो कि हम कह रहे थे ना, द्वीप द्वीप समूह, देखो कुछ इस तरह की ये बना देते हैं एरिया, जो द्वीप वो होते हैं, सॉरी कोरल होते हैं। तो काफ़ी ठोस होती है जो इनका ऊपर का ढांचा होता है। ये मूंगे जो हैं छोटे समुद्री जानवरों के कंकाल होते हैं, जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। अब जब जीवित पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनके कंकाल बच जाते हैं और अन्य पॉलिप्स कठोर कंकाल के ऊपर उगते हैं, जो ऊंचे होते जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। प्रवाल द्वीप जो होते हैं कुछ इस तरह से बनते हैं, एक के ऊपर एक जो है प्रवाल उगते जाते हैं। क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड। कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सा प्राद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। तो देखो ये डायरेक्शन इनका गलत दिया हुआ है, ये पूर्व की ओर बहती है ना कि पश्चिम की ओर। किन स्थल रूपों में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पठारों में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, ये है कर्क रेखा। सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है पश्चिमी घाट के रूप में। कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों का अत्यधिक विनाश कर सकता है? तो ये होगा सुनामी, जो कि अंडमान निकोबार में आई थी। चैप्टर 8 और लास्ट चैप्टर है इस क्लास का हमारी, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इन तीनों के बारे में हम इसमें जानेंगे। मौसम जो है वातावरण में दिन प्रतिदिन के परिवर्तन के बारे में है, ये पूछा जाता है। तो दिन प्रतिदिन में जो परिवर्तन होगा वो मौसम कहलाएगा। इसमें तापमान, वर्षा और धूप आदि में परिवर्तन भी शामिल है। तो ये मौसम होते हैं कई तरह के। तो इसमें 4 प्रकार के सीज़न आपके दिए हुए हैं। शीत ऋतु, सूर्य की किरणें सीधे इस क्षेत्र में नहीं पड़ती हैं, तो जब होती है शीत ऋतु यानी विंटर सीजन, तो उत्तरी भारत में जो है तापमान काफ़ी कम होता है इस टाइम पर। गर्मी का मौसम, ये हमारे यहाँ पर जो मौसम होते हैं उनके आधार पर हम देख रहे हैं। गर्मी का मौसम जो है सूर्य किरणें अधिकतर सीधे भारत पर पड़ती हैं और तापमान बहुत अधिक है। दिन के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। और फिर आता है हमारा तीसरा वर्षा का मौसम, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। तो ये मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं भूमि की ओर चलती हैं, वे अपने साथ नमी ले जाती हैं और जब ये पहाड़ों से टकराती हैं तो बारिश होती है। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन जब आती हैं तो ये मौसम में बदलाव होता है, अलग अलग तरह के मौसम आते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव इसका जिम्मेदार होता है। कुछ इस तरह से ये आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, हवाएं कुछ इस तरह से चलती हैं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से। फिर आता है चौथा जो है मौसम हमारा, मानसून के लौटने का समय या फिर पतझड़ का मौसम। अब इस टाइम पे क्या होता है, मानसून तो आ गया, मानसून के बाद का टाइम है ये, मानसून के लौटने का समय भी हम इसे कहते हैं। हवाएं भूमि से वापस बंगाल की खाड़ी की ओर चलेंगी। भारत है यहाँ पर, पहले हवाएं कैसे यहाँ पर ऐसे आई थी, अब ये वापस चलेंगी जैसे आई थी। तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर चलेंगी। इस मौसम में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। तो लौटते मानसून से वर्षा होती है यहाँ पर। जलवायु औसत मौसम की स्थिति के बारे में है, जिसे कई वर्षों में नापा जाता है। अभी हमने देखा था जो होता है मौसम, वो हमारा दिन प्रतिदिन का परिवर्तन है, लेकिन जो जलवायु है ये हमारा होता है जो कई वर्षों में मापा जाता है। तो ये पूछा जाता है अक्सर। भारत में जो है जलवायु वो मानसून प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो जलवायु है वो जलवायु जो है किसी स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी या फिर भौतिक स्ट्रक्चर उसका कैसा है उस पर निर्भर करती है। तो हम देख सकते हैं जैसे कि मरुस्थल में आपने देखा होगा किस तरह का रहता है वेदर, वहाँ पर जो है गर्म रहता है
और वहीं उसी टाइम पर अगर हम देखें तो लद्दाख के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। बाकी मुंबई और कोलकाता जैसे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जलवायु मध्यम रहती है। तो वैसे ही बाकी जगह पर भी आप देख सकते हैं अंतर। तो भारत में जो कृषि है वर्षा पर निर्भर होती है। तो अच्छे मानसून का अर्थ है मतलब पर्याप्त वर्षा और एक अच्छी फसल। अब बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की, प्राकृतिक वनस्पति की। तो पौधे में क्या क्या आता है, पेड़, घास, झाड़ियाँ, ये सभी आते हैं। तो इस तरह के कई तरह के होते हैं पेड़ पौधा, घास, झाड़ियाँ और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप या मानव की मदद से अपने आप उगते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, जो खुद से ही उग जाते हैं। तो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत में प्राकृतिक वनस्पति की एक विस्तृत श्रृंखला है। तो देखो जलवायु का असर जो है वनस्पति पर भी पड़ता है और इसमें कई चीज़ों का असर पड़ता है, जैसे बारिश कैसी है, तापमान कैसा है वहाँ का, मिट्टी कैसी है। इन सब की वजह से जलवायु में विविधता आपको देखने को मिलेगी। और हमारे यहाँ पर 4-5 तरह के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय और सदाबहार वन। सॉरी, ये सदाबहार गलती से लिख गया, ये है मैंग्रोव वन। अब देखो बारी बारी से देख लेते हैं। वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर भारी बारिश होती है और जो है आपका वे इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती और वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बारिश होती है। पेड़ की प्रजातियाँ साल के अलग अलग समय पर अपने पत्ते गिराती हैं। एक सेकंड, ये शायद मिक्स हो गया है, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ एक सेकंड, ठीक है, मैं उससे कंफ्यूज हो गई थी। पतझड़ नहीं, पतझड़ नहीं है, ये इसी का है। तो ये अलग अलग टाइम पर पत्ते गिराते हैं, जिसकी वजह से क्या है ना, एकदम से खाली नहीं लगता वन, क्योंकि अलग अलग समय रहता है सभी पेड़ों की प्रजातियों का पत्ते गिराने का। तो फिर ठीक है, ये पॉइंट मुझे लगा था शायद कहीं और से गड़बड़ हो गया। तो ठीक है, अब देख लेते सदाबहार वन। सदाबहार वन तो यही है, एक्चुअली ये 2 बार लिख गया है ये पूरा इसी के बारे में है। तो ये दोबारा लिख गया है सदाबहार वन, क्योंकि ये वर्षा वन है ना, इनको सदाबहार वन भी कहते हैं, क्योंकि वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, तो इसलिए इनको सदाबहार वन भी कहा जाता है। इन जंगलों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पेड़ महोगनी, आबनूस और शीशम है। तो ये देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पूछा जाता है ये। तो एक तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्य के हिस्से जहाँ पर ये आसाम वगैरह हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान की एक संकरी पट्टी इन जंगलों का घर है। तो ये सभी जगह जो हैं वहाँ पर ही मिलते हैं हमें वर्षा वन या फिर सदाबहार वन। इसका आप इसमें देख सकते हैं, देखो यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य, पश्चिमी घाट, यहाँ पर आपको ज़्यादातर ये वन देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं पतझड़ी वन। तो देश के बड़े हिस्से में ये पतझड़ी वन मिलते हैं, कम घने होते हैं, एक विशेष समय में अपने पत्ते गिराते हैं, ये एक टाइम पे गिरा देते हैं। इसमें है साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम। नॉर्थ इंडिया में मिलते हैं ये ज़्यादातर, और मिडल में भी कह सकते हैं हम, जहाँ पर मध्य प्रदेश वगैरह रहते हैं, मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इन एरियाज़ में ये वन आपको देखने को मिलेंगे। अब आती हैं कटीली झाड़ियाँ, मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं हम इन्हें। इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पानी की कमी होती है। तो कमी को दूर करने के लिए, मतलब कमी को कम करने के लिए पानी की, ये कांटों के रूप में होती हैं, जिससे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर ये इसमें आते हैं। और लोकेशन क्या है इनकी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान और गुजरात में ये पाया जाता है, जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। पर्वतीय वनस्पति, ऊंचाई में भिन्नता जैसे जैसे आपको मिलेगी, वैसे ही आपकी जो वनस्पति है वो भी आपको अलग अलग तरह की मिलेगी। ऊंचाई में वृद्धि तो होती है तो तापमान में गिरावट होती है, इसी वजह से भिन्नता मिलती है वनस्पति में। 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर अधिकांश पेड़ शंकुआकार आकार के होते हैं। शंकुधारी वन भी इन्हें कहते हैं। तो जिस तरह से होते हैं, जो बर्फ़ अगर गिरती है तो नीचे फिसल जाए, इसलिए ऐसे होते हैं ये। चीड़, पाइन और देवदार महत्वपूर्ण वृक्ष हैं ये पर्वतीय वनस्पति के। फिर आते हैं मैंग्रोव वन। ये वन खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। सुंदरी मैंग्रोव जंगलों में पेड़ों की एक प्रसिद्ध प्रजाति है, इसी के नाम पर सुंदरवन नाम इसका पड़ा है। वन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, और कार्बन ऑक्साइड को
वो अवशोषित करते हैं, जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करती हैं। इस तरह से वन हमें फर्नीचर, ईंधन की लकड़ी, चारा, औषधीय पौधे, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, बहुत तरह की मतलब चीज़ें देते हैं। और वन जो है वन्य जीवों का भी आवास होता है। तो ये सभी चीज़ें हमें वनों से मिलती हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो प्राकृतिक वनस्पति काफ़ी हद तक नष्ट हो चुकी है और पेड़ों की अत्यधिक धुंध कटाई से प्रदूषण हो रहा है और मौसम बदल रहा है। समाधान क्या है? सभी को इस पर कदम उठाने चाहिए। इस तरह के अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जो बचे हुए हैं उनकी रक्षा करें। लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में समझाएं और धरती को हरा बनाने में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करें। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाएं। वाइल्ड लाइफ की बात करें तो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर है ये वन। जंगल में रहने वाले जानवरों की हजारों प्रजातियां हैं, बड़ी संख्या में सरीसृप, उभयचर, स्तनधारी पक्षी, कीड़े मकोड़े, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। गुजरात में गिर का जंगल एशियाई शेरों का घर है। असम के जंगलों में हाथी और एक सींग वाले गैंडे घूमते हैं। ऊंट और जंगली गधे क्रमशः ग्रेट इंडियन डेजर्ट और कच्छ के रण में पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरियां, हिम तेंदुए, भालू आदि पाए जाते हैं। भारत पक्षी जीवन में भी समान रूप से समृद्ध है। मोर जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अन्य आम जो पक्षी हैं वो तोते, कबूतर, मैना, हंस, बुलबुल और बत्तख हैं। संरक्षण, पक्षियों को उनका प्राकृतिक आवास देने के लिए पक्षी अभ्यारण्य बनाए गए हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें कोबरा, करैत महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस क्या हैं? वनों की कटाई और शिकार के कारण भारत से वन्य जीवों की कई प्रजातियां तेज़ी से कम हो रही हैं। तो समाधान अगर देखें तो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं कई सारे, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो सरकार ने इन जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी भी शुरू किया है। हमें जानवरों के शरीर के अंगों जैसे उनकी हड्डियों, सींग, फर, खाल और पंख से बनी चीज़ों को खरीदने से मना कर देना चाहिए, जिससे कि उनका जो है कह सकते हैं हम शिकार वगैरह ना हो ज़्यादा। इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर देखें तो इसमें एक फैक्ट है प्रवासी पक्षी के बारे में। कुछ पक्षी जैसे पिंटेल बत्तख, कर्लियू, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्ट्रिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्ट्रिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। इससे कुछ रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते, मतलब खाली नहीं दिखते बिना पत्तियों के। और तो ये होते हैं सदाबहार वन या फिर वर्षा वन। भारत में शरद ऋतु के संदर्भ में कथन दिए हुए हैं, बताएं कौन सा सही है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा, सभी गलत हैं। तो देखो शरद ऋतु के बारे में, यानी कि ऑटम सीजन, पतझड़ मौसम के बारे में बात हो रही है। ऑटम सीजन में देखो दक्षिण पश्चिम मानसून को जो जाना जाता है, वर्षा के मौसम को जाना जाता है, और यही इसके बारे में दिया हुआ है ये भी पॉइंट, मानसून के आने और आगे बढ़ने का समय। तो सभी जो स्पेशलिटी हैं, ये सभी जो कथन है वर्षा वाले मौसम के बारे में दी हुई हैं, तो ये ऑटम सीजन नहीं है, इसलिए सभी गलत हैं। जलवायु के संबंध में ए और बी कथन पर विचार करें तो जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, और किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावच पर निर्भर करती है। ऑप्शन 4 होगा, ए और बी दोनों गलत हैं। कई चीज़ों पर ये डिपेंड करती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ये। और जलवायु सालों में मेज़र किया जाता है, ना कि दिन प्रतिदिन में। दिन प्रतिदिन में मौसम किया जाता है। दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल खाड़ी की ओर बहती हैं। बंगाल खाड़ी से पानी लेकर वो इन राज्यों में बारिश कर देती हैं। वनस्पति के प्रकार और पौधों की प्रजातियाँ, इनको मैच करें अगर, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा। ए को तीसरे से मिलाएंगे, वर्षावन महोगनी, और बी को चौथे से मिला देंगे, पतझड़ वन साल में आता है, कटील झाड़ी या बबूल, और मैंग्रोव सुंदरी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत वक्त लगता है। मैराथन क्लास में पूरे 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, कंटेंट को रेडी करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और
नेक्स्ट पार्ट अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बाकी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे के जो पार्ट्स हैं वो आपको समय पर मिल जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।